Assalamu alaikum everyone. This is Mohammad Muzammil Munaf from the platform of IQ School of Finance. हम हमारी SPM की थर्ड क्लास आज कंडक्ट कर रहे हैं. लास्ट वीकेंड पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 क्लासेस हमने कंडक्ट की थी. दिस वन इज़ द थर्ड क्लास नाउ. थोड़ा सा पिछली क्लासेस का ओवरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद अगली डिस्कशन की तरफ बढ़ेंगे. सो प्राइमरीली पहली क्लास में हमने SPM के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको डिस्कस किया. आंसर्स लिखते वक्त, पढ़ते वक्त, ड्राफ्टिंग के वक्त, प्रिपरेशन के वक्त कौन कौन सी गलतियां होती हैं उनको डिस्कस किया, और किस तरीके से हम ओवरऑल लेवल पे इस पेपर को अप्रोच करेंगे हमने ये डिस्कशन किया. आफ्टर दैट पहली क्लास में हमने स्ट्रैटेजी से भी पहले उसका भी एक प्री डिस्कशन किया जिसका नाम थिंकिंग स्ट्रैटेजिकली था, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहरहाल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंसिडर करनी होती है. इसके अंदर हमने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ कंपनी का एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, कंपेरेटिव एडवांटेज, कंपनी के रिसोर्सेज, कंपनी का डायरेक्शन, कंपनी का फ्यूचर व्यू, इन सब चीज़ों को क्या मतलब होता है, सिंपल इनका मतलब सीखा, और एक बेसिक सी केस स्टडी हमने रिटर्न में की भी नहीं, डिस्कस किया उसको सब. ठीक है, ये वाला हमारा पूरा जो है वो ये लेक्चर यहाँ पे मौजूद है. सही है, कम्प्लीटली हमने उसको डिस्कस किया. फिर इसके बाद आज की क्लास हम फॉर्मली अपनी स्ट्रैटेजी वाले एरिया से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आई वुड वांट कि हम स्टडी टेक्स्ट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, क्योंकि ICAP की स्टडी टेक्स्ट जो है वो आ चुकी है, और बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि सर हम इस स्टडी टेक्स्ट को फॉलो करें ना करें, आप किस तरह से करवाएंगे, क्योंकि नए स्टूडेंट्स ने भी इस वीक में ज्वाइन भी किया. तो थोड़ा सा उनके हवाले से पहले हम स्टडी टेक्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं. मैं दोनों स्टडी टेक्स्ट खोल लेता हूँ, पुरानी और नई. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसको शेयर कर रहा हूँ. सो ICAP ने अपनी स्टडी टेक्स्ट को इशू किया. एक्सपेक्टेड तो 1 महीना था, लेकिन उससे पहले पहले जो है वो निकाल दी गई है. एडवांस टैक्स और गालिबन फिलहाल SPM, ये जो स्ट्रेटेजी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, इन दो की स्टडी टेक्स्ट आई है. बाकी एरियाज के भी जो है वो बाकी है. BFD की भी स्टडी टेक्स्ट आनी है, उसके अंदर से जो चीज़ें रिमूव होंगी हो जाएंगी. सो बहरहाल इंडेक्स को अगर आप कंपेयर करें पुरानी वाली बुक के साथ, पुरानी वाली बुक के इंडेक्स के साथ, तो पुरानी वाली इंडेक्स में जो नाम थे वो बड़े कन्वेंशनल और एक थ्योरेटिकल BMBS के पॉइंट ऑफ व्यू से रिफ्लेक्ट करते थे, और इस तरह से हमारे पास टोटल 20 चैप्टर्स थे पुरानी स्टडी टेक्स्ट में. इस दफ़ा की स्टडी टेक्स्ट में भी 20 चैप्टर्स ही हैं, बट ओवरऑल लेवल पे जो टर्मिनोलॉजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट कर दी गई है. स्टार्ट इस स्टडी टेक्स्ट में भी स्ट्रैटेजी से हुआ है. पहले स्ट्रैटेजी की फाउंडेशन, फिर एक कंपनी के बिजनेस एनवायरनमेंट को, कंपेरेटिव एनवायरनमेंट को कैसे समझा जाता है, वो चीज़ें यहाँ पर है. कैपेबिलिटी एनालिसिस है, रिसोर्सेज वगैरह की बातचीत, कंपेरेटिव स्ट्रैटेजीज हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर कंपनी जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी बना सकती है, ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज हैं, मैनेजमेंट चेंज है, कैटेगरीज एंड मेजरमेंट ऑफ रिस्क है. फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एरिया स्टार्ट हो जाता है. एम्प्लॉइज रिक्रूटमेंट इज बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स वाला एलिमेंट. लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चेंज, और फिर उन चेंज को किस तरीके से, उन चैलेंजेस को किस तरीके से मैनेज करना है वो. बिजनेस ऑपरेशंस में काइंड ऑफ ऑपरेशनल चीज़ें मौजूद है. मार्केटिंग के अंदर आपकी बिग डेटा और किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक और मॉडर्न फॉर्म में मार्केटिंग कर सकते हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं. हम सबका फेवरेट जो नया एरिया इसके अंदर आया है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, वो इसके अंदर शामिल है. फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग शामिल है. CSR का एरिया मौजूद है. कॉर्पोरेट प्रोफेशनल एथिक्स मौजूद है, क्योंकि हम इंतहाई अनएथिकल लोग हैं. बचपन से आके हमें एथिक्स पढ़ा रहा है, यहाँ पे भी एथिक्स इंक्लूडेड है. और फिर उसके साथ जो है वो एथिकल रेजोल्यूशंस. अगर मैं सर्च करूँ सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा बिग डेटा के नाम से, आपको नजर आ जाएगा बिग डेटा कहाँ पर डिस्कस हुआ हुआ है, ये डेटा एनालिटिक्स की कौन कौन सी चीजें आई हुई हैं, किस तरीके से परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बातें की गई हैं. 760 पेज की हमारी भारत ये स्टडी टेक्स्ट है. बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT कंट्रोल, इस तरह की चीजें इन्होंने ICT वाले एरिया के अंदर जो है वो डाल दी. ग्रिड हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी कि कौन सा एरिया कितने मार्क्स के लिए है, तो उन्हीं ग्रिड्स में चैप्टर्स के बारे जो है वो प्लॉट किया जाएगा. सही है. आप अगर आगे देखें तो बिग डेटा का जहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, पूरा तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया है. ऐसे 5 V's के बारे में मैंने आपसे बात की थी. 3 V's यहाँ पर हैं, 4th 5th V यहाँ पर है. किस तरीके से कंपनी वैल्यू ऐड कर सकती है, बड़ा अच्छा तरीके से लिखा हुआ है. लेकिन बहरहाल एग्जाम्पल्स में UK USA का टच है, तो बाज़ जगह पे एग्जाम्पल देख के लगता है कि इनका जो राइटर है वो अंग्रेजी है, पाकिस्तानी राइटर कोई नहीं है. हालांकि पाकिस्तानी राइटर्स अच्छे होते हैं, वो बना सकते हैं अच्छी किताबें अगर उन्हें मौका दिया जाए. AI का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मौजूद है. एट द सेम टाइम हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड नॉन परफॉर्मेंस मेजरमेंट का एरिया, वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे गो थ्रू करवा देता हूँ. ICAP ने क्या इंक्लूड किया है. 645,
ऑलराइट, अगर हम 645 देखते हैं, ये हमारा, अच्छा, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ गया है यहाँ पे। सो बेसिकली ये चैप्टर है जो हमारा फाइनेंशियल और परफॉर्मेंस मेजरमेंट वाला एरिया है। इसके हम स्टार्ट में चलते हैं और फिर शुरू से इसको रिव्यू कर लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स स्क्रॉल अप। ये हमारा एरिया ऐसे स्टार्ट हो रहा है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मेजरमेंट फाउंडेशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर रेशियोज, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स, कंपनी के वो क्रिटिकल फैक्टर्स जो उनको एक कामयाब बनाते हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हमारा स्पोर्ट्स गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं, सर्जिकल गुड्स की एक्सपोर्ट्स हैं, एग्रीकल्चर है। ये तीनों चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं। ये हमारा बहरहाल क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है। इंडिया का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। कई सालों से वो आईटी के सेक्टर में बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी एक्सपोर्ट्स का नंबर बहुत बड़ा है। हत्ता के गूगल के जो सीईओ हैं वो भी एक इंडियन बैकग्राउंड शख्स ही है। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स की यहाँ पे बात है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए रेशियोज वगैरह गिवन है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क, ये रेशियोज होंगे। आपको बैठ के बड़ी बड़ी नंबर्स बनाने नहीं होंगे, लेकिन नंबर्स जो दिए मैं उनको इंटरप्रेट करके ही देखना होगा कि कहाँ पे किस तरीके से स्ट्रैटेजी में चेंज लाने की जरूरत है या कौन सी चीज को बेहतर करने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि आपने कदम कदम पे अच्छी एग्जांपल्स रखी हैं। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल आ रही है, उसका आंसर आ रहा है, तो इन एग्जांपल से अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। तो अगर कोई स्टूडेंट ये कहे कि सर मैं आईकैप की स्टडी टेक्स्ट यूज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेजा मार्केटिंग के चक्कर में कहूँ कि नहीं नहीं आईकैप की स्टडी टेक्स्ट बेकार होती है, इसको हाथ नहीं लगाना, ये गलत बात होगी। आईकैप ने स्टडी टेक्स्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं और जिस तरीके का सिलेबस है उसकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। मैं जो आपको बुक दूंगा इंशाल्लाह ताला उसके अंदर वो एरियाज जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है वो भी इसके अंदर होंगे, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा डिटेलिंग है उसको मैं थोड़ा सा आपके लिए कंसाइज कर दूंगा, ताकि आप आराम से 2 लाइन के अंदर समझ सकें कि बात यहाँ पे हो क्या रही है। और फिर जब आप उसको मेरी वीडियो लेक्चर से इंशाल्लाह ताला लिंक करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि सर ने यहाँ पे क्या बात की थी और समझाने का मकसद क्या है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा वर्डियस मैं अपनी किताब को नहीं रखूंगा। इट शुड बी क्रिस्प इनफ कि आप जो है वो पढ़ के समझ सकें कि क्या बात है। लेट्स से अगर आएगा आप में किसी चीज़ के 2 पेजेस हैं तो हमारी बुक के अंदर 1 से सवा पेज के अंदर वो बात मुकम्मल हो जाए, ताकि जो ये 700 750 पेजेस की बुक है वो 200 250 या 300 पेजेस के ऊपर मामला जो है वो आ जाए। फिर उसके बाद केस स्टडीज बहुत सारी इंशाल्लाह ताला हम उसके अंदर रखेंगे। यहाँ पे बेसिक केस स्टडीज हैं आईकैप के पास पेपर्स जो पहले सेम टॉपिक वाले जो अब भी हैं पहले भी थे, सेम टॉपिक वाले पास पेपर्स जो हैं वो यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। इसके अलावा जो है वो ACCA के, SBL के, SBM के, ICW, एट द सेम टाइम MSc2 का कोई पोर्शन अगर यहाँ पे रेलिवेंट है तो वो हम इसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे, ताकि आपकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस जो है वो ओवरऑल लेवल पे हो जाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द बुक। आप लोग मेरी बुक यूज करना चाहेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। आके आपकी स्टडी डेस्क से कोई पढ़ना चाहता है कि सर मैं क्लासेस नहीं ले सकता, मैंने रजिस्टर नहीं करवाया हुआ, मैं जो है खुद से पढ़ना चाह रहा हूँ, तो वो इस किताब की मदद से और ACCA की बुक्स की मदद से भी जो है बुक्स को कवर अप इंशाल्लाह ताला कर सकते हैं। ठीक है, और बिला वजह हमने इसके अंदर जो चीज़ें नहीं निकाली चाहिए। यहाँ बस ये है कि आईकैप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर बहुत सारे मटेरियल मौजूद है, थोड़ा सा स्किमिंग करने में मसला होता है कि कब कहाँ कौन सी चीज़ लिखी हुई थी, तो वो जो ज़रूरी माइंड मैप्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, चैप्टर डायग्राम्स हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी बुक में इंक्लूड कर दूंगा। आई एम वर्किंग ऑन इट। ज़रा नया नया सब्जेक्ट आया है तो तकरीबन 20-25 दिन उसके अंदर लगेंगे। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था। सो इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ जनवरी आपके पास जो है वो बुक आ जाएगी। तब तक इतना ज़्यादा एक महीने के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कवरेज इस तरह की चीज़ नहीं होती। असल जो आप लोगों का पढ़ने का मूड बनता है वो तो बहरहाल रिजल्ट के बाद ही बनता है। तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट तक इसकी स्टडी टेक्स्ट जो है वो आपके पास होगी। पुरानी स्टडी टेक्स्ट में इतनी अच्छी केस स्टडीज या इतनी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स नहीं थी, नॉर्मल सी चीज़ें थी और बड़ा कन्वेंशनली थ्योरेटिकल स्टाइल में उसको लिखा गया था। दिस स्टडी टेक्स्ट इज हैविंग अ बिट मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, प्लस इसके अंदर जो नए कंटेम्प्रेरी मामला हैं लाइक बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, चेंज मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है वो इंक्लूड कर दी गई हैं। सर आप किस तरीके से स्टार्ट करेंगे? देखो एक चीज़ मैं आप सबके लिए बता दूं, कोशिश कर लो अपने पास कहीं पर लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो स्टडी टेक्स्ट का बेसिकली फ्लो है या सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाऊंगा। वजह उसकी ये होती है कि अगर मैं स्ट्रैटेजी अभी पढ़ाना शुरू करूं तो स्ट्रैटेजी 30% है। अब मैं 1 महीने तक आपको वही पढ़ाता रहूंगा, 1-1.5 महीने तक, तो आप थोड़ा सा ना बोर्डम क्रिएट हो जाता है। तो हम करेंगे ये कि एक चैप्टर हम स्ट्रैटेजी का कर लेंगे, फिर एक चैप्टर हम HR का कर लेंगे, फिर एक चैप्टर हम IT का कर लेंगे, फिर हम दोबारा स्ट्रैटेजी पे आ जाएंगे, 2 चैप्टर से स्ट्रैटेजी की करके फिर हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट की तरफ चले जाएंगे। इस तरह से कुछ सीधा सीधा चीज़ है। सर ऐसा भी हो सकता है कि जो आप आगे के चैप्टर्स करवाएं उसमें स्ट्रैटेजी का कोई कॉन्सेप्ट लिंक हो रहा हो और हमने उसको कवर ना किया हो, तो फिर क्या करेंगे? तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला वो कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा
और उसको जो है वो लिंकेज भी वहाँ पे क्रिएट करवा दूंगा। मकसद ये है कि आप लोगों के लिए बोर्डम क्रिएट ना हो, बड़ी मेहनत करके लोग लाइव क्लासेस ले रहे हैं और इस सब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट की इज्जत मिल रही है, तो फिर थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम वो टॉपिक्स जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं या अट्रैक्ट करते हैं उसको भी बीच बीच में लेंगे, और फिर इसके अलावा जो है वो एट द सेम टाइम हम फिर रिवर्ट बैक भी करेंगे, स्ट्रैटेजी के चैप्टर्स की तरफ आ जाएंगे। अगर हम टोटलिटी में देखें तो हमारे पास ये वाला जो पूरा पूरा एरिया है तकरीबन फाउंडेशन स्ट्रैटेजी से लेके कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज, ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज तक शुरू किए जो 6 चैप्टर हैं, ये बहरहाल काफी हद तक एक ही तरीके की बातचीत जो है वो कर रहे हैं, बस इसके अंदर थेरीज डिफरेंट डिफरेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स के मॉडल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनालिस्ट के एनालिसिस हैं, तो वो बहरहाल जो है वो हम वन बाय वन देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो बीच बीच में से मैं दूसरे टॉपिक्स उठाता रहूंगा ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो बरकरार रहे और फिर ओवरऑल लेवल पे ये आसानी से हो जाए। अगर आप ऑडिट वगैरह में बिजी हैं और किसी वजह से क्लास नहीं ले पाते तो कोशिश करें कि विद इन टाइम उसकी रिकॉर्डिंग ले लें और रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो है वो चलने की कोशिश करें ताकि आपके लिए जो है वो इसकी कवरेज, अगर आपकी एग्जैक्टली जून 22 में अटेम्प्ट है तो कवरेज विद इन टाइम जो है वो हो जाए। अगर आपकी जून 22 में अटेम्प्ट नहीं है, दिसंबर में है, तो आपके लिए वक्त तो है लेकिन फिर वो चीज़ें जहन से निकल जाती हैं, बंदा भूल जाता है, तो कोशिश करके विद इन टाइम एक दफ़ा करके इसको डन एंड डस्ट कर दें और फिर उसके बाद प्रिपरेशन टाइम पे, लीव्स के टाइम पे उठाएं ताकि आपको इंशाल्लाह ताला अच्छी सी चीज़ें जो है वो याद भी आ सके। सही है। सो दिस वाज अबाउट द स्टडी टेक्स्ट। ये हमारी स्टडी टेक्स्ट आ चुकी है, हम किस तरीके से लेके चलेंगे ये पूरी बात यहाँ पर होगी। सो अब हम फॉर्मली अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगर उससे पहले किसी का कोई सवाल है रिगार्डिंग द स्टडी टेक्स्ट, रिगार्डिंग कवरेज, रिगार्डिंग क्लासेस, एनीथिंग, तो वो चैट पर जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, मैं फिर उसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ऑल राइट, चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अगर और कोई क्वेश्चन नहीं है अब हम स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले हमने जिस टॉपिक को पिकअप किया है वो है फाउंडेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। फाउंडेशन से मुराद क्या? बेसिक एलिमेंट। अच्छा चलें, एक क्वेश्चन आ गया। सर मलिक इमरान कहते हैं सर आईकैप की स्टडी टेक्स्ट के चैप्टर्स को बेस बनाएंगे। आईकैप की स्टडी टेक्स्ट के अंदर बिजनेस मैनेजमेंट का डिस्कशन है, हम उसको बेस बनाएंगे। हमें मकसद है बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ना। अब आप बीसीजी मैट्रिक्स देखें तो आईकैप की स्टडी टेक्स्ट में भी है और दुनिया की हर बिजनेस मैनेजमेंट थ्योरी की बुक में है। पोर्टर्स का डायमंड मॉडल, फोर्टर्स का 5 फोर्सेस मॉडल, ये दोनों बुक्स के अंदर है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, हमें तो बेसिकली उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है ना जो कॉन्सेप्ट्स हमारे सिलेबस में शामिल है। जो बेस बनाऊंगा वो मैं अपने कंटेंट को बनाऊंगा। अब मैं अपना कंटेंट आईकैप की स्टडी टेक्स्ट से, आईसीसी की बुक से, एसबीएम की बुक से, एमएससी की बुक से, एमएससी 2 की बुक से और अपने जहन से इन सारी चीजों को मिला के जो है आपके सामने रखूंगा। अभी जो आपके सामने हैंड आउट आ रहा है ये आपकी किताब के अंदर एज इट इज मौजूद होगा, जिसको हम डिजाइनिंग बेसिकली। सो वो ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखें तो ये कंटेंट जो है वो मैंने खुद कंपाइल किया है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से, तो इसी तरीके से हम इसको जो है वो लेके चल रहे हैं। इज दैट क्लियर मलिक? समझ आती है बात? ऑल राइट, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं द वर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में। ये वर्ड समझ आएगा तो फिर हम बाकी बात कर सकेंगे। सर क्या लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था? बिल्कुल किया था। सतही लेवल पे लास्ट क्लास में हमने थिंकिंग स्ट्रेटेजिकली के अंदर स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली इस वर्ड की बात करते हैं। हाँ भाई, क्या समझ आता है इस वर्ड से? इंटरैक्टिव क्लास होगी, सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो मजा आएगा। थोड़ा सा आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है। माइक की इजाजत मैंने दी हुई है, कोई माइक खोल के भी बोलना चाहता है और कोई सजेशन देना चाहता है तो बिल्कुल वो दे सकता है। चले भाई बताएं क्या समझ आता है? मलिक इमरान कहते हैं सर स्ट्रैटेजी का मतलब प्लान। एनीवन एल्स? और कोई? प्लान टू एग्जीक्यूट थिंग्स। यार तुम लोग तो बड़ी अंग्रेजी बोलते हो। आसान सा कोई मतलब सिंपल सा कोई आंसर दे सके अगर, जो मुझ जैसे गरीब को समझ आ जाए भाई स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है। सबसे पहले ना रूल्स एंड वे टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। चलो एक और रिस्पॉन्स आया, माशाल्लाह अच्छे रिस्पॉन्सेज हैं आप लोगों के। ये सबसे पहले अगर आप इस वर्ड का ओरिजिन देखेंगे ना, स्ट्रैटेजी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से आया? सिर्फ प्राइमरली ये वर्ड वॉर में यूज किया जाता था। वॉर में यूज किया जाता था। अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर एक शतरंज यानी चेस बोर्ड कभी देखा हो तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 3 मूव्स में 4 मूव्स में बंदे को हरा देते हैं। अगर आप इंटरनेशनल गेम्स देखें तो वो इतनी ज्यादा उनकी प्रैक्टिस होती है और इतनी परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस उन्होंने जहन में बनाए होते हैं
कि कौन से स्टेप से फिर सामने वाला ओपोनेंट क्या करेगा, फिर आपको क्या करना चाहिए, वो चंद स्टेप्स के अंदर गेम को हरा देते हैं। इसी तरीके से पहले के दौर में, आज का नॉलेज और टेक्नोलॉजी की जंग है, लेकिन पहले जब वेपन्स के थ्रू जंग लड़ी जाती थी और वॉर्स हुआ करती थी बड़ी बड़ी, तब क्या होता था, तब किस तरीके से एक जंग को जीतना है, इसकी प्लानिंग को स्ट्रैटेजी कहा जाता था। इस वर्ड का जो ओरिजिन है वो स्ट्रैटेजम वर्ड से है। उसके बेसिकली वॉरफेयर के लिए यूज किया जाता था। वॉरफेयर के अंदर कैसे प्लान करके किसी को हराना है, ये बेसिकली स्ट्रैटेजी है। कॉन्स्टेंटिनोपल जो पुराना नाम है, कुस्तुनतुनिया जिसे कहा जाता था, और आज जो जगह इस्तांबुल के नाम से मशहूर है टर्की के अंदर, ये बेसिकली पहले मुसलमानों के हाथ में नहीं थी, ये दूसरे लोगों के हाथ में थी। और मुसलमान हमेशा से इसे हासिल करना चाहते थे, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी ऐसी मजहबी रीजंस हैं। आप कभी चाहें पढ़ना चाहें तो बेशक इसके हवाले से पढ़ सकते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि जब उस जगह को फतह करना था तो वहां पर ना एक बहुत बड़ा सा किला बना हुआ था, एक बहुत बड़ा सा किला बना हुआ था, और उसके चारों तरफ दीवारें थी। अब कुस्तुनतुनिया के उस किले की दीवारें तोड़ना रिलेटिवली इतना आसान नहीं था। सुल्तान महमद फातेह जो उस वक्त के बादशाह थे और वो उसे कॉन्कर करना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी प्लानिंग इस तरीके से रखी थी कि भाई ये मिस्दिन आएंगे, हमारे पास ये वाला वेपन होगा, मंजनीक जिसको तोप कहते हैं, इस तोप से हम फला टाइम पे ये फायर करेंगे, फिर उसके बाद इतने लोग अंदर चले जाएंगे, फिर ये लोग आगे जाके इस तरीके से काम करेंगे, और फिर फला टाइम पे हम लोग झंडा लहराएंगे। ये पूरी एक स्ट्रैटेजी थी कि पहले हमें इस इलाके से आना है, इस रूट से आना है, ये 3 रास्ते पानी है, एक रास्ता जमीन है। कभी आपको वक्त मिले तो आप लोग पढ़िएगा, बड़ी जबरदस्त केस स्टडी है कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो उस जगह को बहरहाल फतह किया था। और कहा जाता है कि हदीस में इसकी प्रेडिक्शन भी मौजूद थी, उसको जो है वो पूरा किया गया था। बेसिकली सल्तनत उस्मानिया का ये वाकया, 600 साल वो सल्तनत रही। तो पहले के लोग जब ये वॉरफेयर के अंदर होते थे, वॉर्स के अंदर होते थे, तो वहां पे जो एक पूरा प्लान बनाया जाता था उसको स्ट्रैटेजी कहा जाता था। ठीक है। सो एक स्ट्रैटेजी कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती। एक लॉन्ग टर्म प्लान कंपनी का ऐसा एक लॉन्ग टर्म कंपनी की सेट ऑफ एक्टिविटीज ऐसी जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या गोल को हासिल करने में मदद करे। अब मैं आपको इसकी बिल्कुल एक क्लासिकल सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। किसी ने 1980 की दुबई की पिक्चर देखी है? हाँ भाई, एनीवन? 1980 1975 की दुबई की पिक्चर देखी है किसी ने? क्या नजर आया था आपको उस दुबई की पिक्चर में? कंट्रीब्यूट करना है भाई सबने, कीबोर्ड पे या अपना अपना कीपैड पे हाथ रखना है। सर 1 से 2 बिल्डिंग, बिल्कुल डेजर्ट, बिल्कुल डेजर्ट। दुबई अगर मशहूर था तो किस चीज के लिए मशहूर था? दुबई को लोग अगर दुनिया में जानते थे या अरब इमारात को जानते थे तो किस लिए जानते थे? सो द प्राइमरी रीजन वाज ऑयल। उनका जो प्राइमरी रीजन था वो ऑयल था। लोग ज्यादातर उसको ऑयल के हवाले से जानते थे। यार अगर आप दुबई देखें या कोई अरब कंट्रीज देखें तो इनके पास ऑयल रिजर्व्स होते हैं, और ये ऑयल रिजर्व्स दुनिया को जो है वो सप्लाई करते हैं। दुबई को बहुत पहले इस बात का अंदाजा हो गया था कि हमारे पास ज्यादा रिजर्व्स नहीं है, या अरब इमारात को, यूएई को बहुत पहले इस चीज का अंदाजा हो गया था कि हमारे पास इतने ज्यादा रिजर्व्स नहीं है। दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू फिनिश अप। एक वक्त आएगा ये खत्म हो जाएंगे। सही। सो दे हैड टू हैव अ स्ट्रैटेजी कि हम किस तरीके से इस पूरे उसके ऊपर जो है वो सर्वाइव करें, और हमारी जगह की अर्निंग वगैरह क्या होगी। दे बेसिकली जो ट्रांसफॉर्मेशन वो लेके आए वो किस तरफ ले आए? टूरिज्म की तरफ ले आए। सर तो क्या ये 2 दिन का वाकया था? नहीं, ये सन 2000 से 2019 तक, 2018 तक, 2020 तक दुबई की जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी, और अब बहरहाल ये बढ़ती ही चली जा रही है। दुबई की जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी, ये प्लान्ड ट्रांसफॉर्मेशन थी। 10 से 15 साल की एक स्ट्रैटेजी बनी हुई थी उनके पास। 10 to 15 ईयर्स एक पूरी स्ट्रैटेजी बनी हुई थी उनके पास। अब आप लोगों का मकसद क्या है? आप लोगों का मकसद है भाई जिंदगी में कामयाब होना है, एक अच्छा करियर हासिल करना है, हलाल रोजी कमानी है, घर वालों के लिए लेकर आना है, और अपने आप को जो है वो एक अकम्पलिशमेंट की तरफ लेके जाना है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या चुना? सबसे पहले आप लोगों ने अपना एनालिसिस किया कि भाई मैं किस चीज में बेहतर हूँ, मुझे क्या चीज अच्छी आती है, मैं किस इलाके में रहता हूँ, इस इलाके में अच्छा करियर किसको समझा जाता है, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर होती हैं। और फिर आपने अपने आप को इवेल्युएट करके एक फैसला किया कि मैंने जो है वो सीए करना है, ये वाली जो जंग है मुझे समझ में आती है, ये मैं लड़ लूंगा। आपने बोला ठीक है यार, ये वाली जंग हम लड़ेंगे। फिर उसके बाद आपने स्ट्रैटेजी बनाई कि भाई पहले ये वाला इंस्टीट्यूट चुनेंगे, ये पेपर देंगे, इस पेपर को ऐसे पढ़ेंगे, इस पेपर को ऐसे पढ़ेंगे। तो वो एक बेसिकली बिजनेस स्ट्रैटेजी के लेवल पे या फंक्शनल स्ट्रैटेजी के लेवल की चीजें थी जो आप लोगों ने की। बाज लोगों ने सॉर्ट ऑफ, जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया था तब मॉड्यूलर सिस्टम हुआ करता था, अब सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। किसी ने पेपर कॉम्बिनेशन कोई और लिया होगा, किसी ने कोई और लिया होगा। फिर उसके बाद पढ़ने का अंदाज किसी का डिफरेंट है, किसी को न्यूमेरिकल ज्यादा बेहतर लगता है, किसी को थ्योरेटिकल ज्यादा बेहतर लगता है। तो कंपनीज भी अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन की एनालाइजेशन करती हैं, और एनालाइजेशन करके इस बात का अंदाजा लगाती हैं कि वो किस चीज में बेहतर है, उन्हें क्या करना चाहिए।
तो दुबई की जो मतलब जो यूँ समझ लें कि लीडरशिप थी, उस लीडरशिप को ये बात समझ आई कि हम इसको बिल्कुल एक अच्छा ट्रैवल रिजॉर्ट बना सकते हैं, सारी दुनिया से लोग आएंगे, हम बेहतरीन किस्म की बिल्डिंग्स यहाँ पे बना देंगे। और यूएस को उन्होंने ऑन बोर्ड किया कंस्ट्रक्शन के लिए, बहुत सारे एक्सटर्नल ममालिक से जो है वो लोग बुलवाए, वहाँ पे बहुत सारा काम किया। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से बहुत सारे लोग गए और आज दुबई एक वर्किंग के लिए फाइनेंशियल हब बन चुका है। यहाँ पे लोग ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं बल्कि अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करते हैं, एंड एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग जॉब्स की उसमें जो है वो वहाँ पर जाते हैं क्योंकि उनकी करेंसी वगैरह सारी चीज़ें स्ट्रांग है। अभी राइट नाउ मेरा ख्याल है दुबई का जो टोटल रेवेन्यू आता है उसका 1% भी ऑयल से नहीं आता। 99% जो उनका रेवेन्यू आता है वो टूरिज्म से, वीज़ा से, वहाँ के जो बिजनेसेस हैं उनसे, फिर उसके अलावा पेनल्टीज से, क्योंकि वहाँ पे कंप्लाइंसेस बड़ी सख्त हैं और पेनल्टीज बड़ी ज़्यादा हैं। इन सारी चीज़ों से जो है वो दुबई का रेवेन्यू आता है। हत्ता कि दुबई यहाँ तक पहुँच चुका है कि आप पुलिस स्टेशन में एंटर होंगे, आपको पुलिस वाला नहीं नजर आएगा, एक डिवाइस लगी हुई है बड़ी सी, आप उसके सामने खड़े होकर अपनी पूरी कंप्लेन दर्ज करें, अपना केस दर्ज करवाएं और बंदा आके आपकी जो है इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। सो दैट वाज द स्ट्रैटेजी ऑफ दुबई ओवर अ पीरियड ऑफ 10 to 15 ईयर्स। 10 से 15 साल उन्होंने स्ट्रैटेजी को अपनाया। अब इस केस स्टडी को जहन में रख के, दुबई की केस स्टडी को जहन में रख के अब स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन पढ़ो। बिल्कुल रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। स्ट्रैटेजी इज अ पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज दैट सीक्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दुबई का ऑब्जेक्टिव क्या था सर? दुबई का ऑब्जेक्टिव था सर्वाइवल। सर्वाइवल, प्रॉस्पर, तरक्की करनी है, दुनिया में आगे बढ़ना है, सक्सेस, वेल्थ। फेल नहीं होना था उन्हें कि तेल खत्म हो गया तो हमें लोग भूल जाएंगे, वो आगे बढ़ना चाहते थे। पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली ग्रेजुअली ये कंस्ट्रक्शन की तरफ आए, और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ इन्होंने अपनी टूरिज्म को जो है वो बूस्ट किया। हत्ता के सन 2002-2003 तक भी दुबई वो नहीं था जो आज दुबई है, लेकिन 17-18 साल के ओवर द पीरियड वो अच्छे तरीके से अपने आप को जो है वो ट्रांसफॉर्म कर पाए। यही हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की जो है वो मिसाल है। जिस हिसाब से इस वक्त इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लोग काम कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, अरबों रुपए की फंडिंग वहां के स्टार्टअप्स लेकर आ रहे हैं। उनका मकसद यही है कि बाय 2040 हमें इतना मजबूत हो जाना है कि हम चाइना के सामने आंख से आंख डाल के बात करें। ये इनके हिडन ऑब्जेक्टिव्स में से एक बात है। आके बेशक वो टीवी पे ये बात बोलते नहीं है, मीडिया पे बोलते नहीं है, लेकिन बड़ा क्लियर कट है कि वो प्लानिंग कर रहे हैं अगले 20 साल की कि हमें कुछ ऐसा करना है कि हम चाइना के सामने उसकी आंख में आंख डाल के बात करें। हमें चाइना से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा से चाइनीज का और इंडियंस का कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप बैकग्राउंड जो है वो रहा नहीं है। ठीक है। अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अडैप्ट इट्स स्कोप, resources and operations to environmental changes in the long term। लॉन्ग टर्म में वो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा प्रोडक्ट, कोई ऐसा सिस्टम लेकर आ जाएं कि वो उनकी कोर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करे। अब देखो, आज कोई बच्चा अगर फॉर एग्जांपल सीए स्टार्ट करता है ना, तो उसने ये नहीं सोचना कि 2021 या 2022 में सीए का स्कोप है या नहीं, वो करके निकलेगा 2028 में। तो उसने ये सोचना है कि 2028 में इसका स्कोप होगा या नहीं होगा। अगर वो 22 में एंट्री ले रहा है, बहरहाल 6 साल का पीरियड उसका लगेगा, फिर उसको इस चीज के बारे में फैक्टर इन करना चाहिए कि मुझे काम करना है या नहीं करना। यासिर कहते हैं सिर्फ वी मेक स्ट्रैटेजी फॉर इन बिजनेस स्टडीज, बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच वी कांट कंट्रोल दैट अफेक्ट आवर स्ट्रैटेजी, हाउ एंटिटी पर्सन शुड रिएक्ट। देखो, कुछ चीजें होती हैं जो आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में होती हैं, कुछ चीजें होती हैं आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में होती हैं, कुछ होती हैं आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में नहीं होती। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। सीए की सबसे बड़ी, जो हमारा सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बना हुआ है वो क्या बना हुआ है? सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल हमारा ये बना हुआ है कि हमारी आर्टिकल्स के जो पोजीशंस हैं उसके अंदर इतने ज्यादा स्टूडेंट्स को जगह नहीं मिलती। अब एक स्टूडेंट है, सीए स्टार्ट कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई ये फर्म में मेरी इंडक्शन होगी नहीं होगी, मुझे अच्छी जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। और फिर वो क्या कर रहा है जी, ना वो करंट अफेयर्स को, इकोनॉमिक अफेयर्स को, इन चीज़ों को खातिर में लाता है, ना वो बुक रीडिंग को और किसी किस्म की सोशल स्किल को खातिर में लाता है। और जो एक डर पैदा किया गया है ना हमारे अंदर, मॉड्यूल ए से, पीआरसी से, एएफसी से, व्हाटएवर द नेम में भी, एएफसी से हमारे अंदर डर पैदा किया गया है कि भाई सीए के अंदर लोग फेल होते हैं, इसके साथ तो कुछ किया नहीं जा सकता, ये तो इस तरीके के मसाइल होते ही हैं सीए के साथ, और आप जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते इसके हवाले से। एक डर बैठा हुआ होता है, स्टूडेंट्स हर वक्त पढ़ाई, हर वक्त पढ़ाई, हर वक्त पढ़ाई, यही बात कर रहे होते हैं। हालांकि इंडक्शन के टाइम पे फिर पार्टनर क्या पूछता है, हाँ जी बताएं क्या पढ़ते हैं आप, व्हाट डू यू रीड। वहाँ पे वो सिर्फ ऑडिटिंग अकाउंटिंग की बात नहीं करता, एचआर देखता है कि यार आपके अंदर कौन सी सी स्किल्स हैं, आपने कौन से स्पोर्ट्स में काम किया, आपने किस सर्टिफिकेट्स पे काम किया। सो ये जो एक सूरत हाल है मुझे डे वन से पता है, तो इसके ऊपर मैं काम डे वन से शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे कंट्रोल में ये नहीं है कि मैं सिस्टम बदल दूँ। मेरे कंट्रोल में ये है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, मैं इन एक्टिविटीज को गैदर कर सकता हूँ। यकीन करो, मेरा कैफ में या जो इसको तुम मॉड्यूलर सिस्टम में ए बी सी डी कहते थे, मेरा कभी मेरिट नहीं आया, कभी गोल्ड मेडल नहीं आया।
मेरा पेपर भी रुका, आखिरी पेपर मेरा कैफ 9 जो है वो रुका था एक दफ़ा, सेकेंड अटेम्प्ट में अल्लाह का शुक्र है वो निकल गया था। और मैंने बड़ा ग्रेजुअली चीज़ों को लेकर चला, मतलब ऐसा भी होता था कि मेरे पेपर्स होते थे 18-20 नंबर छूट जाते थे, लेकिन मैं पेपर पास करने के लिए करता था कि यार मुझे आधे मार्क्स सही लेना है। अल्लाह का शुक्र है उस टाइम पीरियड में मैंने ट्यूशन भी पढ़ाए, मैंने जो है वो 2 साल अरबिक और फिक्ह के ऊपर एक कोर्स भी किया, और एक अकेडमी मैंने ज्वाइन की। फिर उसके बाद मैं चंद एक प्रोजेक्ट्स पे भी कुछ लोगों के साथ काम कर रहा था, थोड़ा सा अपने आप को मैंने इन्वॉल्व किया हुआ था कि यार मैं थोड़ी दूसरी चीज़ें भी करूँ। फिर जब आर्टिकलशिप के इंटरव्यूज होते थे तो वहाँ पे मैं ये सब चीज़ें शेयर करता था कि यार ये 2 साल में मैंने सिर्फ ये पेपर्स नहीं किए, मैंने ये वाली चीज़ भी की है, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, जिसकी वजह से मेरी पर्सनैलिटी में ये चेंजेस आए हैं और मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बेहतर था। जो आपके कंट्रोल में वो आप कर सकते हैं। फर्म के साथ पढ़ाई वगैरह की बात है, इस तरह की जो चीज़ें हैं। सो बहरहाल अगर किसी जगह पे किसी फर्म में कहीं पे काम करते हुए आपको लगता है कि यार अभी काम जरूरी है, आप बेशक करें, और अगर काम के बाद आप पढ़ने का वक्त मिलता है आप बेशक पढ़ें। चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं करें, ये सब्जेक्ट्स आपके मेरे जैसे लोग ही क्लियर करते हैं। डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स का मसला क्या होता है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, 4 किताबें लेनी है, सबकी प्रैक्टिस करनी है। अरे भाई ऐसे पेपर नहीं निकलेगा, ऐसे सिर्फ आपका टाइम निकलेगा, पेपर नहीं निकलेगा। 4 किताबें नहीं जमा करनी है, बेशक 10 सवाल गिनती के लिमिटेड अच्छे सवाल जमा करने हैं और उनको करना है। अब हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है मार्केट में, पास पेपर उठाते हैं आईकैप का, सिर्फ कंपनी का नाम बदलते हैं, अपनी किताब में डालते हैं, बोलते हैं देखो हमने बनाया, और बदनाम करते फिरते हैं कि आईकैप का पास पेपर नहीं करना चाहिए, पास पेपर थोड़ी कोई दोबारा एग्जाम में आता है। तो भाई आपकी किताब में आपने सिर्फ हूर लिमिटेड को नूर लिमिटेड कर दिया, हूर को नूर करने से आपका कोई मतलब सवाल तो नहीं बदल गया ना, वही सवाल आपकी किताब के अंदर मौजूद है, पढ़ा तो बारह आईकैप का पास पेपर ही रहे। अब स्टूडेंट्स उसके ऊपर डरा हुआ होता है कि यार मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं किया, मैंने पास पेपर नहीं किया। लिमिटेड मटीरियल करें लेकिन अच्छा करें, अपनी गलतियों को देख के करें। अगर एक चीज नजर आ रही है कि यार बीएम में लिखना है, तो अब आप देख के अगर 18 क्वेश्चन कर रहे हैं, 28 कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। 4-6 लिख के चले जाएं तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस से बेहतर हो जाएगी। ये अब लिखना जरूरी है। सो बहरहाल इन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, समझना और इस सच्चाई को फेस करना ही इसका जो है वो तुम्हारी बात का जो है वो जवाब है। जैसे चलें जी, सो यहाँ पे हमें बात समझ आई कि स्ट्रैटेजी के अंदर हमने दुबई की एग्जांपल ली, हमने इंडिया की एग्जांपल ली, 2040 तक का उनका जो प्लान बना हुआ है। ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजी, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना मकसद होता है, हमेशा लॉन्ग टर्म होती है स्ट्रैटेजी, कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती। शॉर्ट टर्म जो होते हैं वो प्लान्स होते हैं, छोटे छोटे टेक्टिकल प्लान्स जिनको कहते हैं, वो शॉर्ट टर्म होते हैं कि बेसिकली टेक्टिकल प्लान्स आपके पास जो मौजूद है। हमेशा आप इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, हमेशा इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। हाँ भाई मुझे बताओ, क्या ये मुमकिन है कि आज कोई डॉक्टर जिसकी ऑनलाइन प्रेजेंस ना हो, जिसका कोई अच्छा सोशल प्रोफाइल ना हो, जिसकी अपनी अच्छी ग्रुप्स के अंदर डिस्कशंस ना हो और उसकी अच्छी एक वेबसाइट ना बनी हुई हो, आपको लगता है वो अगले 5 साल 10 साल में सर्वाइव कर सकता है? हाँ जी, आप लोग बताएं। ये एनवायरनमेंट की बेहतरीन एग्जाम्पल होगी, डॉक्टर्स या मेडिसिन शिफ्टिंग ऑनलाइन, मेडिसिन शिफ्टिंग ऑनलाइन। क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में अभी हो रहा है कि लोग ऑनलाइन ग्रुप्स पे जाके फेसबुक वगैरह पे अपने मसाइल के बारे में लिखते हैं और डॉक्टर्स के सजेशन मांगते हैं, डॉक्टर्स के रिव्यूज देखते हैं, रिव्यूज के बाद उनके कमेंट्स देखते हैं और फिर किसी अच्छे कंसल्टेंट को जो है वो लेट्स से अप्रोच करते हैं। तो ये मेडिसिन की जो फील्ड है ये आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट कर रही है। बहुत सारे डेंटिस्ट को तो मैंने अपने सर्कल में देखा है, मेरे सर्कल में 2-3 लोगों ने डेंटिस्ट्री पढ़ी है, मैंने उनको अपने सर्कल में देखा है कि उन्होंने अपने अच्छे फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, वो जिन क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं उनके दांतों की तस्वीर लेके डाल रहे हैं। अब वो चेहरा छुपा देते हैं वरना हकीकत यहाँ हो जाए कि पहले क्या था और फिर क्या हुआ। चेहरा छुपा देते हैं लेकिन वो तस्वीरें डालते हैं, वो पोस्ट बूस्ट करते हैं, वो जो है वो अपने एड्स चला रहे होते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है वो उन्हें अप्रोच करें। बिल्कुल इसी तरीके से जो जो मिड लेवल सर्जन, मिड लेवल डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए ग्रुप्स बने हुए। मरहम नाम का एक फेसबुक ग्रुप है, बहुत ज्यादा मशहूर है। वहाँ पे लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पोस्ट करते हैं, पेज एडमिन उन्हें डॉक्टर से कनेक्ट करवाता है और डॉक्टर्स फिर शायद अपनी फी वगैरह का कुछ पोर्शन जो है वो ग्रुप एडमिन्स को या कम्युनिटी को देते होंगे। तो कम्युनिटी की वजह से मेडिसिन ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही है। कैन नॉट बी रिजिड एंड अनचेंजिंग, ये कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता जिसको आप कहते हैं ना पत्थर पे लकीर, इट कैन नॉट बी पत्थर पे लकीर। स्ट्रैटेजी हमेशा माहौल के हिसाब से और सूरत हाल के हिसाब से आपको बदलनी पड़ सकती है, आपको बदलनी पड़ सकती है। कोविड से पहले बहुत सारी कंपनी से बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बनाई, हम ये करेंगे, हम इस तरह से करेंगे। हो सकता है किसी ने किसी जगह पे कोई जगह लेकर फिजिकली कोई इंस्टीट्यूट खोलने की कोशिश की हो कि भाई ये मतलब यहाँ पे स्कूल बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। बाद में बिल्कुल ऑनलाइन का सेटअप हो गया, जो प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट्स है वही कम हो गई, रूम रिक्वायरमेंट्स है वही कम हो गई। तो बड़ा एक चेंज आया इसके अंदर, आपको चेंज लाना पड़ेगा। इन्वॉल्व डूइंग डिफरेंट थिंग्स विद डिफरेंट रिसोर्सेज ओवर टाइम, डिफरेंट थिंग विद डिफरेंट रिसोर्सेज ओवर टाइम। दुबई के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि दुबई एक रेगिस्तान है, डेजर्ट है। डेजर्ट की मट्टी पे कंस्ट्रक्शन इतनी आसानी से नहीं हो सकती है।
वो जरखेज वाली, अब जो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के लिए हम चिकनी मिट्टी इस्तेमाल करते हैं वैसी नहीं होती, और वो पानी इतना ज्यादा उनको प्रोवाइड करना पड़ता है अगर आपको बिल्डिंग खड़ा करना है। तो कितने लाख गैलन दुबई के तो पानी के सिर्फ इस चीज पे लग जाते हैं कि बिल्डिंग्स अपनी जगह पे जो है वो सस्टेन करें, और सस्टेन करके ओवरऑल लेवल पे इनका जो है वो फायदा लिया जा सके। ऑल राइट, सो ये एक स्ट्रैटेजी के चंद एक एलिमेंट्स हैं और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल से, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करना। लाइक फॉर एग्जाम्पल चाइना की मैंने एग्जाम्पल देता, चाइना इज मूविंग टू 100% सोलर पावर। चाइना कह रहा है यार इतनी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर जाएगी और हमें इतनी बिजली की जरूरत होगी। बिजली बनाने के लिए कोयला इस्तेमाल होता है, कोयले से पोल्यूशन होता है, गैसेस इस्तेमाल होती है, उससे पोल्यूशन होता है। चाइना ने कहा है सोलर पावर पे आ जाओ। जो धूप से बिजली बनाने का मैटर है या पानी से बिजली बनाने का मैटर है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दे आर एक्सट्रीमली गुड, वेरी गुड, ये बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं और इनसे बड़ा अच्छा जो है वो आपको एक आउटपुट मिल जाता है। सही समझ में आती है बात। चाइना ने उसके क्या, उसके लिए क्या किया जी, वो हम सोलर के थ्रू जो है वो बिजली बनाएंगे। अब सोलर का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है, दिन में होता है रात में होता नहीं, दिन में होता है रात में नहीं होता। तो चाइना ने कहा जी हम कोई मसला ही नहीं है, हम रिजिड थोड़ी हैं, हम इसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोलर पावर स्टेशन, बाकायदा एक इक्विपमेंट स्पेस में इंस्टॉल करने का प्लान किया। भाई रात और दिन तो अर्थ का मसला है ना, स्पेस में तो सन एवरी टाइम मौजूद है, स्पेस में हर वक्त मौजूद है। उन्होंने अर्थ के ऊपर एक इक्विपमेंट लगाने की बात की जिसके अंदर जो है वो बेसिकली इंस्टॉल करके ये सूरज की रोशनी से बिजली बनाए। एंड बाय 2040, 2040 तक ये भी कंप्लीट होने जा रहा है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंप्लीटेड बाय 2040। और वो बिजली को लेकर मतलब एक बिल्कुल टेंशन फ्री होने वाली बात है कि किसी किस्म की टेंशन हो ही ना। सूरज अरबों साल तक खड़ा रहना है इंशाल्लाह ताला वहीं पर, तो जब वैसे ही खड़ा रहना है तो उससे बिजली बनाओ, बिजली बना के इंडस्ट्री को प्रोवाइड करो। अभी रिसेंटली जो कोल के क्राइसिस आए थे इसकी वजह से पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया की सीमेंट इंडस्ट्री अफेक्ट हुई थी क्योंकि आपके पास कोल मौजूद नहीं था। पूरी दुनिया की कोई करीबन 7 अरब जो है वो बिलियन टन की रिक्वायरमेंट है कोल की, उसमें से 4 साढ़े 4 तो चाइना को ही जरूरत पड़ जाती है, 5 के आसपास, और चाइना इसमें से तकरीबन 80% खुद भी बनाता है। अब ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज और पोल्यूशन और ग्रीन हाउस इफेक्ट और इन सारे मसाइल के नाम पे हमने क्या किया जी, हमने बोला जी ये काम नहीं चलेगा, इसको बंद करो, माइंस को बंद करो। चाइना ने अपनी माइंस को बंद कर दिया। जब माइंस को बंद कर दिया तो पूरी दुनिया परेशान हो गई, क्योंकि कोविड के बाद एकदम से आप अपनी इस सारी चीजों की तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इट इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, ग्रेजुअल, एंड ओवर द पीरियड आप उसके ऊपर जो है वो शिफ्ट करते हैं, और आहिस्ता 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 करते करते आपकी पूरी ये जो है वो आपका प्लान जो है वो डेवलप होता है। पाकिस्तान के अंदर कोई सियासत में 5 साल से आगे सोचता ही नहीं है। एक हमारे खान साहब है, 4 साल से एक ही बंदे को पकड़ के बैठे हैं कि इसने करप्शन की, इसने करप्शन की, इसको मारूंगा, इसको मारूंगा। ये सोच ही नहीं रहे कि पता नहीं मुल्क के लिए कोई प्लान करके जा रहे हैं या नहीं जा रहे। बहरहाल अभी ये केपी के इलेक्शंस में बेचारे हार गए, जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए थे। बड़ा एक शर्मसार मकाम था हमारी जो है वो गवर्नमेंट के लिए। चलें जी, केस स्टडी के बगैर तो हम बात करेंगे नहीं, हमें केस स्टडी करनी है। बड़ा एक सिंपल सा केस स्टडी का पॉइंट आपके सामने। वॉल्टन कंपनी एक्सट्रैक्ट्स एंड सप्लाइज ऑयल एंड नेचुरल गैस। एक कंपनी जो ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करती है और सप्लाई करती है। कंसिडरिंग इट्स फ्यूचर बिजनेस डायरेक्शन ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, ये अगले 10 साल के बारे में सोच रहे हैं कि अगले 10 साल में क्या होगा। इट इज अवेयर दैट दीज रिसोर्सेज आर इन लिमिटेड सप्लाई। सबको पता है कि भाई ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ये एक वक्त आएंगे खत्म हो जाएंगे, दे आर गोइंग टू फिनिश, फॉसिल फ्यूल वगैरह खत्म हो जाएंगे। एंड देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंड पॉलिटिकल कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट। डज द कंपनी नीड टू प्लान? पहले तो ये बताओ क्या कंपनी को प्लानिंग की जरूरत है, और अगर है तो इनकी फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? आप लोगों के जहन में क्या आता है? छोटी सी एक मैंने हिंट दी है यहाँ पे। वर्ल्ड इज रैपिडली शिफ्टिंग ऑन सोलर पैनल्स, हाइडल पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिक कार्स। इस हिंट के बारे में सोचो और इवेल्युएट करने की कोशिश करो कि आपको क्या समझ में आता है, और यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि भाई इन्हें क्या प्लान करना चाहिए, इनकी स्ट्रैटेजी आगे होनी क्या चाहिए, किस तरह से इन्हें काम करना चाहिए। आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स ऑन द क्लॉक, 2 to 3 मिनट्स ऑन द क्लॉक। सारे लोग सोचेंगे। जो कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं वो यहाँ पे अपना आंसर कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। जो लोग माइक पे बताना चाहें वो हैंड रेज का ऑप्शन यूज करके, मैं नेम कॉल आउट करूंगा, वो अपना हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज के बाद जो वो माइक पे वो बता सकते हैं कि क्या फ्यूचर स्ट्रैटेजी हो सकती है। आई एम गिविंग यू 2 to 3 मिनट्स, सोचें बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इसके बारे में। एनीवन विद द आंसर्स नाउ?
कोई अपना आंसर बताना चाहेगा या अपने थॉट्स बताना चाहेगा? आप हैंड रेज कर सकते हैं, हैंड रेज के ऑप्शन के साथ बता सकते हैं। चलिए जी। सो यहाँ पे इस कंपनी की एग्जांपल को अगर हम देखते हैं, दिस कंपनी इज राइट नाउ डूइंग टू थिंग्स। दो चीजें ये कर रहे हैं, ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर उसके बाद सप्लाई भी कर रहे हैं। दो चीजें इनके पास है। किसकी? ऑयल एंड नेचुरल गैस। ऑयल एंड नेचुरल गैस। प्रैक्टिकली वी नो कि ये ऑयल और नेचुरल गैस आगे जाके खत्म हो जाना है, इन्होंने फिनिश हो जाना है। यानी इन अदर वर्ड्स दे आर नॉट सस्टेनेबल। ये दोनों जो है वो आपके पास सस्टेनेबल नहीं है। सो व्हाट कुड दिस कंपनी डू? अब इनका फ्यूचर मूव क्या होना चाहिए या ओवर द लॉन्गर पीरियड कि किस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं? यासर कहते हैं, सर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्यूचर ऑपरेशंस एंड कंटिन्यूअस प्रॉफिटेबिलिटी द कंपनी में डाइवर्सिफाई इट्स बिजनेस टुवर्ड्स सोलर सिस्टम एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। एक्सीलेंट रिस्पॉन्स। ये कंपनी क्या कर सकती है? ये कंपनी डाइवर्सिफाई कर सकती है या बिगिन, इट कैन बिगिन विद एट द सेम टाइम with renewable energy resources। जिस कंपनी ने आज तक ये काम किया है उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी, रिजर्व्स भी होंगे। वो उन रिजर्व से, प्रॉफिटेबिलिटी से टीम तैयार कर सकते हैं और टीम तैयार करने के बाद सोलर पावर प्रोवाइड करने के बारे में या हाइडल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनाने के लिए इस तरह का इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के बारे में, इस तरह के मल्टीपल बिजनेसेस के बारे में जो है वो सोच सकते हैं। और ये बड़ी एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक दिन में नहीं होगी। ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, एक दिन में नहीं होगी। ऑब्वियसली स्पीकिंग, इनकी ये जो ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। और इस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में, लॉन्ग टर्म आइडिया में, ये प्रॉपरली इस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स से रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जो है मूव कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास सोलर पावर आ जाता है, हाइडल आ जाता है। इनके थ्रू बिजली बनाने के बारे में जो है वो चीजें आ जाती हैं। फिर गैस की भी बहरहाल इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर्स होंगे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होगा। दुनिया में तो बहरहाल काफी हद तक अब इम्प्लीमेंट होने लग गया है, पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें आएंगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कुछ डिस्कशन पॉइंट्स रखे हैं। लेट्स डिस्कस द स्ट्रेटजीज ऑफ फूड पांडा एंड दवाई डॉट पीके इन पाकिस्तान। आपको क्या लगता है जी? फूड पांडा है, दवाई डॉट पीके है, सेवियोर है, दराज है, इनकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं? किस तरह से चल रहे हैं? इतना डिस्काउंट ये कैसे दे देते हैं? इतना कैपिटल ये क्यों बर्न कर रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी फूड पांडा की आपको नजर आती है कि आज तक ये कंपनी लॉसेस में, आज तक प्रॉफिट में नहीं आई? कंट्रीब्यूशन चाहिए भाई, माइक पे बोले, चैट पे बोले, वेयर एवर यू वांट, कंट्रीब्यूशन चाहिए। फूड पांडा की, दवाई डॉट पीके की क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आती है? किसको टारगेट कर रहे हैं? क्या इनका जहन है? किस तरह से चल रहा है? ऑल राइट। सो मलिक कहते हैं अर्न इन फ्यूचर व्हेन द पीपल विल बिकम एडिक्ट ऑफ यूजिंग दीज चैनल्स। बिल्कुल सही बात है। दवाई डॉट पी के आप ले लें, फूड पांडा ले लें, लेकिन फूड पांडा ने वक्त के साथ साथ इस चीज को रियलाइज किया कि पाकिस्तान में ग्रोसरी डिलीवरी की भी चीज को लाया जा सकता है। या आहिस्ता आहिस्ता इसने सिर्फ अपने आप को फूड तक महदूद नहीं रखा, ये ग्रोसरी को भी ले आया। दवाई डॉट पी के ने यही काम फार्मा के ऊपर किया, दराज ने यही काम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए किया। तो अभी इनके पास हेवी कैपिटल मौजूद है जिसको ये बर्न कर रहे हैं। बिल्कुल एक्सीलेंट पॉइंट। अब बताओ भाई, एप्पल और सैमसंग की स्ट्रैटेजी में क्या फर्क नजर आता है? एप्पल किस तरह चलता है, सैमसंग किस तरह चलता है? बिल्कुल अमीन सही कह रहे हो सर, इनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है कि बड़ा मार्केट शेयर लेना चाहते हैं। फरीना कहती हैं सर टारगेट नीश मार्केट, ये एप्पल के बारे में गालिबन आपने कहा होगा, सही है। एप्पल नीश को टारगेट करता है, सैमसंग नहीं करता नीश को टारगेट। देखो अगर आप स्ट्रेटजी वाइज समझो ना तो बड़ा फर्क है दोनों में, बहुत फर्क है। अगर मैं एप्पल और सैमसंग का मुवाजना करूं, सैमसंग फीचर्स की बात करता है, सैमसंग इक्विपमेंट की बात करता है, अच्छा इक्विपमेंट देने की बात करता है, सैमसंग प्राइसिंग की बात करता है, सैमसंग जो है वो
बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है। एप्पल प्राइमरली सिर्फ एक चीज की बात करता है, यूजर एक्सपीरियंस। मेरा प्रोडक्ट खूबसूरत कितना है, मेरे प्रोडक्ट में क्या, मतलब एक बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का भी आप तरीका देखेंगे ना एप्पल का, इतना खूबसूरत किस्म का बॉक्स आया हुआ होता है, आपको बॉक्स देख के ऐसा होता है ये प्रोडक्ट यूज कर लेना चाहिए। वो यूजर एक्सपीरियंस को मॉनिटर करता है कि हमारे प्रोडक्ट को चलाते हुए यूजर महसूस कैसे करता है। मुझे याद है स्टीव जॉब के बारे में जब मैं पढ़ रहा था, तो वो अपनी टीम से कहते थे कि भाई ऐसा मोबाइल बनाओ कि लोग चाहते हैं उसको, इतनी जबरदस्त किस्म का डिस्प्ले और इतना बेहतरीन यूजर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा काम एप्पल एट द सेम टाइम करता है मार्केटिंग के ऊपर। वो अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से मार्केट करता है कि वो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाती है। वो कभी भी ये चीज नहीं सेल करते कि इसके अंदर ये फीचर्स हैं, इसके अंदर ये हो गया है, इसके अंदर अब ये हो गया है, हार्डवेयर ऐसा है, इक्विपमेंट ऐसा है, किसी के सर पे मारेंगे तो सर फट जाएगा, मोबाइल नहीं टूटेगा। बैटरी के लिए अरसा लोग रोते रहे एप्पल की, यार बैटरी इतनी अच्छी नहीं होती, अब जाके आईफोन 13 में उन्होंने बैटरी थोड़ी ठीक की है। तो फीचर्स, एक्सपीरियंस, इन सारी चीजों पर नहीं, हमेशा एक्सपीरियंस के ऊपर, यार डिस्प्ले कैसा है, ठीक है, व्यू कैसा आ रहा है, लुक कैसा है, कम्युनिटी बिल्डिंग। सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स मिला के दे दिया, वो एक एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट, दूसरे से तीसरे प्रोडक्ट में, मतलब एप्पल टीवी का एक्सपीरियंस अपनी जगह है, सैमसंग टीवी का एक्सपीरियंस आप अपनी जगह है, आप दोनों को इस्तेमाल करके देखें, आपको फर्क समझ आ जाएगा। बाकी प्राइसिंग, प्रॉफिटेबिलिटी, एप्पल सब सब हर चीज को पीछे रखता है, यार ये सब आ जाएंगे। यूजर का एक्सपीरियंस बेहतर करो, जब हमारा प्रोडक्ट हाथ में ले तो उसको लगे कि पता नहीं कोई रॉयल प्रोडक्ट, कोई बादशाही चीज उसके हाथ में है। खैर अब स्टीव जॉब के जाने के बाद ये काफी बदल चुका है, और अब इनका भी फोकस जो है वो सैमसंग की तरह ही शिफ्ट हो रहा है। मुझे बताओ यूएसए और चाइना, ये दोनों अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, यूएस की क्या स्ट्रैटेजी है और चाइना की क्या स्ट्रैटेजी है, जल्दी से एवरीवन। थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट करते हैं ना, कि यूएसए को आप कैसे देखते हैं और चाइना को कैसे देखते हैं। गेन द लार्ज मार्केट शेयर, नहीं, स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। चलो मैं आज तुम्हें ये दोनों चीजों का फर्क बताता हूँ, यूएस तो, और आप अगर अग्री ना करते हो तो मुझे प्लीज बताइएगा। यूएसए की जो स्ट्रैटेजी होती है हमेशा से, वो होती है भाई रिसर्च करो, डेवलप करो, इनोवेट करो, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी हो, अच्छी से अच्छी इन्वेंशन, अच्छे से अच्छा बिजनेस आइडिया, अच्छे से अच्छा बिजनेस मॉडल, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट वहां पर आए, ठीक है। रिसर्च और फर्स्ट मूवर, हर चीज में हम सबसे आगे हों, सबसे पहले हों। चाइना की अगर मैं इसके बरक्स बात करूं, चाइना क्या कहता है, कॉपी करो, कुछ भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। रोल्स रॉयस की भी उन्होंने कॉपी निकाल दी है अपने पास, कॉपी करो, इनोवेट करने की जरूरत नहीं है, क्वांटिटी लाओ, इतनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर दो कि दुनिया तुमसे खरीदे। प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन मीन्स बेहतरीन क्वांटिटी चाहिए, प्रोडक्टिविटी नहीं। हमारा प्रोडक्ट हो, उसका प्रोडक्ट हो, कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट खरीदो, खोलो, समझो क्या हुआ है उसके अंदर, और कॉपी करके अपना प्रोडक्ट बना के बेच दो। लेकिन इतना सस्ता बनाओ, इतना सस्ता बनाओ, इतना सस्ता बनाओ कि लोग आपसे खरीदें। चाइना जाता है चीप होने पर, चीप हो जाए और सारे लोग हमसे खरीदने के लिए जो है वो राजी हो जाए, उसका सारा फोकस इस चीज के ऊपर है। वो मार्केट, मतलब इनोवेटर नहीं है, फर्स्ट मूवर नहीं है, फॉलोअर है। चाइना फॉलोज। और इसकी सबसे बड़ी हकीकत, इसकी सबसे बड़ी हकीकत यह है कि आज चाइनीज एम्बेसी के बाहर लाइन नहीं लगी हुई होती, यूएसए की एम्बेसी के बाहर लाइन लगी हुई होती। लोग एक एक डेढ़ डेढ़ साल यूएस के इंटरव्यू का वेट करते हैं। आपने कभी किसी को सुना कि इसने चाइना की वीजा के लिए अप्लाई किया था, 1.5 साल से वेट कर रहा है, और चाइना की वीजा के लिए अब वो कॉल करेंगे और उसको बुलाएंगे? नहीं, चाइनीज एम्बेसी के बाहर लाइनें नहीं लगी। चाइना इज ऑलरेडी कॉपी ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेड, वो कॉपी करता है, कॉपी करके चीज बनाता है, चीज बना के निकाल देता है, इतनी क्वांटिटी में निकालता है। और वहां पर जो उनका एक तरीका स्टाइल है, जनरल पब्लिक के पास ज्यादा राइट नहीं है बोलने के लिए, इतना फ्रीडम नहीं दिया हुआ उन्होंने अपनी पब्लिक को। वन पार्टी है, वन पार्टी का हिसाब किताब है, सारा कुछ वही देखते हैं, बाकायदा उन्होंने अंदर खाते में अजीब अजीब किस्म के निजाम रखे हुए हैं। कोई कुछ बोल नहीं सकता, चुपचाप घर से निकलना है, काम करना। किस तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। बड़ा एक उनको जो है वो एक रोबोटिक स्टाइल में चाइनीज पब्लिक को जो है वो चलाया जाता है। हाँ ऑनेस्ट लोग हैं, सब कुछ है, सारी बात सही है, लेकिन भारत की गवर्नमेंट इतनी ज्यादा
ऑनेस्ट नहीं है। यूएस ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्टिविटी पे, रिसर्च पे, डेवलपमेंट पे, सुपर पावर होने पे, इन सारी चीजों पे जो है भारत फोकस करता है। चाइना जो चीज सस्ती बना रहा है वो दुनिया को बेचने की कोशिश करता है, इसके लिए अब ये इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरफ गया। सीपैक इटसेल्फ इज अ स्ट्रैटेजी। ये जो सीपैक इसने किया है, इस सीपैक की वजह से करना क्या चाहता है, जितने भी इस तरह के डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन डेवलपिंग कंट्रीज के पोर्ट्स पर इसका जो है वो कब्जा हो, और इन पोर्ट्स को जब मिलाया जाए तो एक इकोनॉमिक बेल्ट बन जाए, ताकि दुनिया में कहीं भी अगर चाइना ने सामान भेजना है तो वो उसके थ्रू करेंगे। ये जो सी पैक है, क्या ये एक दिन का प्लान है, क्या ये एक साल में हो जाएगा? नहीं, कई सालों से चल रहा है और अभी कई साल चलना है। बहुत सारी चीजें अभी भी इसके अंदर रहती हैं जो होनी है। ये स्ट्रैटेजी है। आप जिंदगी में जो काम करते हैं उसके लिए आप एक प्लान बनाते हैं, उसके लिए आप एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाते हैं। सो बेसिकली उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जिस प्लान को फॉलो किया जाता है वो स्ट्रैटेजी के जुमरे में आता है। अब इन एग्जाम्पल से काफी हद तक आपको आइडिया हो गया होगा। हाँ भाई, सऊदी अरेबिया एंड दुबई इन देयर ट्रांसफॉर्मेशन एज टूरिस्ट कंट्रीज। दुबई किस तरीके से चला और सऊदीया कैसे चल रहा है? जल्दी से नीड कमेंट्स, डिस्कशन कर रहे हैं हम, आप लोगों के कमेंट्स चाहिए इसके ऊपर। कैसे देखते हैं आप सऊदीया को और कैसे देखते हैं आप दुबई को? एवरीवन शुड कंट्रीब्यूट, एवरीवन, सारे लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। फरीना शाहीन कहती हैं सर दुबई। आगे सऊदीया ऑयल, देखो अभी भी लोगों को लग रहा है ना कि ये सऊदीया का जो काम है वो ऑयल की तरफ है। देखो सऊदीया के पास जो रिजर्व है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, ऑयल के रिजर्व सबसे ज्यादा ईरान और सऊदीया के पास मिलाकर जो है वो सब कुछ है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सऊदीया टूरिज्म की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि उसको भी नजर आ रहा है कि जैसे जैसे दुनिया 2050 तक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज तक जा रही है, उसके बाद ये ऑयल को कोई पूछेगा नहीं। दुबई के पास पहले ही रिजर्व कम थे, तो दुबई वैसे ही जो है वो टूरिज्म और इन सारी चीजों की तरफ शिफ्ट कर चुका है। लेकिन सऊदीया अब शिफ्ट कर रहा है। नियोम नाम की एक सिटी वहां पे बन रही है जो बिल्कुल दुबई का हूबहू एक तरीके से समझने की, जो सारी चीजें दुबई के अंदर थी वही सारी चीजें जो है वो इस तरह से वो उसके अंदर भी बनाएंगे। और उस सिटी का मकसद ही यही है कि सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो टूरिज्म को, इन सारी चीजों को प्रमोट किया जाए। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे चीजें अलाउ भी हो रही है। वुमेन ड्राइविंग उन्होंने अलाउ की। मैं एक साल वहाँ पे रहा, मैंने चेंजेस देखे हैं अपनी आंखों से। आई वॉज इन रियाद बेसिकली, तो मैंने रियाद में चेंजेस वगैरह सारी अपनी आंखों से देखी जो वहाँ पे आ रही थी, जिस तरीके से वो प्लान कर रहे थे। अब लोगों का वहाँ पे सिनेमास की तरफ और जो कॉन्सर्ट्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रुझान जो है वो बढ़ रहा है। वो नए सिटीज बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हाई राइज टावर्स बना रहे हैं, ताकि लोग टूरिज्म की तरफ जो है आए। क्योंकि सऊदीया को नजर आ रहा है कि 20 साल बाद इनको कोई पूछेगा भी नहीं तेल वगैरह के हवाले से। तो ये 20 साल में कुछ ऐसा कर जाए कि लोग इनको टूरिज्म के हवाले से पूछने आए। एक तो उम्रा और हज, ये तो है ही, ये तो चलना ही है इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा भी वो दूसरी इस तरह की चीजें, दूसरी सिटीज हैं, रियाज हो गया, फिर उसके अलावा दूसरे इस तरह के शहर हो गए, वहां पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दुबई वॉज बेसिकली एन अर्ली मूवर, यूं समझ लें आप। दुबई ने इस चीज को पहले रियलाइज कर लिया क्योंकि उसके पास रिजर्व्स कम थे, तो वो फर्स्ट मूवर बना और उसको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिला। सऊदीया को वक्त लगेगा अभी दुबई के करीब आने आने में, और सऊदी अरेबिया के रिजर्व्स अब खत्म हो रहे हैं, तो दे आर ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स टूरिज्म, ग्रेजुअली शिफ्टिंग टुवर्ड्स द टूरिज्म थे। आहिस्ता आहिस्ता ये जो है उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद आपको कम्प्लीटली वहाँ पे ऑयल के मामला खत्म और टूरिज्म के मामला जो है नजर आना शुरू हो जाएंगे। हज उम्रा के अलावा दूसरी भी एक्टिविटीज वहाँ पे लाने की कोशिश करें। और हदीस में भी आता है कि जो चरवाहे थे, अरब्स वर बेसिकली शेफर्ड्स, चरवाहों के बारे में आता है कि इनकी बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी। तो आज वो वक्त आ गया है, आप अरब इमारात जाएँ, आप सऊदी अरबिया जाएँ, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग होती है तो वो अरब के किसी इलाके में दिखती है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। तो बहरहाल दुबई के अंदर भी है और सऊदी अरेबिया के अंदर भी है। अल्लाह ताला हम सब की जो है हिफाजत करना। अब आ जाती है जी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हवाले से। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है? All right. So strategic planning can also be known as long-term planning or corporate planning. Those alternative names give some insight into the nature of strategic planning. आपको स्ट्रैटेजी का वर्ड समझ में आता है तो इसकी जो प्लानिंग करने का अमल है, जिस तरह से इसको प्लान किया जाता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है। कंसिडर द लॉन्गर टर्म, जैसे हमने बात की, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आपने कंसिडर करना है। गिव्स डायरेक्शन टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, कंसिडर्स ऑल स्टेक होल्डर्स, लुक्स एट हाउ टू गेन अ सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज, relates the organization resources and competences to its environment. environment की एक और एग्जांपल मेरे जहन में आई, मैंने लास्ट क्लास में बताई थी। यूनिलीवर इज ग्रेजुअली मतलब एनालाइजिंग कि यार ये ई कॉमर्स और ऑनलाइन का वक्त जो है वो बढ़ता चला जा रहा है,
उन्होंने आज मंचीज के नाम का एक ब्रांड लॉन्च कर दिया। अभी मंचीज उस स्केल पे नहीं है जैसे स्केल पे पांडा मार्ट या दूसरे इस तरह के स्टार्टअप्स जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आहिस्ता आहिस्ता वो इस तरफ शिफ्ट करें कि भाई हमारी भी ऐसी कंपनी होनी चाहिए। सवाल ये पैदा होता है जैसे व्हाई शुड आई बॉदर दैट, मैं क्यों उसकी जो है वो इतनी इतनी जो है वो बात करूं। सो बेसिकली ये ज़रूरी है क्योंकि वो कंपनीज जो अपने आप को प्लान नहीं करेंगी दे टेंड टू बी बेसिकली लूजिंग कंपनीज, ये लूज कर जाएंगी वक्त के साथ और बहुत ज़्यादा जो है वो एक अच्छा लाएअमल कंपनी का आएगा नहीं। इफ़ यू बेसिकली नॉट प्लानिंग यू प्लानिंग टू फेल, इस तरह की बात जो है वो कहीं भी जाती है कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू बेसिकली प्लानिंग टू फेल ऑब्वियसली। तो कंपनीज के लिए ज़रूरी है ताकि वो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में सर्वाइव कर सकें। और जो प्लानिंग का असल मकसद होता है वो होता है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी आज अकाउंटेंट्स को ये चीज़ नज़र आ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर इस तरह के सॉफ्टवेयर जैसे सैप हो गया, ओरेकल हो गया, इस तरह की चीज़ें हो गई, ये जो है वो बनी बनाई रिपोर्ट्स और चीज़ें लेकर आ जाती हैं। मुझे रिपोर्टिंग का, फ्रैंकली स्पीकिंग, रिपोर्टिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप या बहुत ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट अब नज़र नहीं आती। पहले रिपोर्टिंग के डिपार्टमेंट में अगर 16 लोग होते थे तो अब 3-4 लोगों की ज़रूरत रह जाती है फाइनली, बस अगर एक बहुत बड़ी कंपनी है। सारा कुछ सिस्टम से निकल आता है, बैलेंसेस उस पर मैप हो जाते हैं, जीएल्स बन जाते हैं, रिपोर्ट्स निकल आती हैं। सिर्फ पार्टनर्स को, जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उनको एनालाइज करना होता है कि इन रिपोर्ट्स का मतलब क्या है। हमारे अकाउंटेंट्स को इट्स हाई टाइम दैट आवर अकाउंटेंट्स शुड लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू, वैल्यू गिविंग फॉर द बिजनेस, कि भाई हम सिर्फ रिपोर्टिंग और ये सारी चीज़ें ना करें, बल्कि हम टैक्स की मद में, लॉ की मद में, ट्रेजरी की मद में, फाइनेंशियल एनालिसिस की मद में, ट्रांजैक्शन एडवाइजरी की मद में, फाइनेंशियल एडवाइजरी की मद में कंपनीज को ये बताएं कि वो कैसे बिजनेस को अच्छा कर सकती हैं, कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, और वो कौन सी फाइनेंशियल चीज़ें हैं जिनको जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। बीएफडी अलहमदुलिल्लाह एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर उन्हें प्रैक्टिकली कैसे करना, ये सीखना वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ जो अकाउंटेंट्स के लिए इस वक्त ज़रूरी है, जो तुम लोगों को भी इसमें फोकस करना चाहिए, वो है डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। आप डेटा को इंजीनियर करना बेशक ना सीखो कि यार डेटा किस तरह से जमा किया जाता है, उसको कैसे इंजीनियर किया जाता है, लेकिन आप कम से कम डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग जरूर सीखो कि यार डेटा की बेस के ऊपर डिसीजंस किस तरीके से लिए जाते हैं। आप एट द सेम टाइम एक्सेल के साथ साथ पावर बीआई को जरूर सीखो। क्यों? ये आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। दिस इज द प्लानिंग फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years अकाउंटेंट्स के लिए। ये आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। अगर आप इन चीज़ों को आज फोकस करते हैं, कल इंडस्ट्री में, मे बी नॉट इन द फर्म, हमारे यहाँ पाकिस्तान में फर्म्स की सबसे बड़ा मसला ये है कि उनमें चेंज सबसे लास्ट में आता है। कम से कम आप ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर अपने लिए करते हैं तो आपको इंडस्ट्री की जॉब्स में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में इस तरह के सॉफ्टवेयर, इस तरीके की चीज़ें बहरहाल जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं और डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग की जाती है। चंद एक सर्टिफिकेशन आपने की होंगी तो आपका इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, देख लेते हैं। फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशंस टू लुक अहेड, आगे की बात होती है इम्प्रूव्ड फिट विद द इन्वायरमेंट। अगर आप वक्त के साथ साथ चेंज नहीं होंगे, आप इन्वायरमेंट में पीछे रह जाएंगे। बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड विजन, एक विजन मिल जाता है कंपनी को, डायरेक्शन मिल जाती है। प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं और गोल कंग्रेंस जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, एक डिसएडवांटेज का ये भाई बहुत वक्त लगता है, बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सक्सेसफुल हो जाए। एक्सपेंसिव भी होता है, इस पर रिसर्च वगैरह में पैसे भी लगते हैं। मे बी डिफिकल्ट इन रैपिडली चेंजिंग मार्केट्स, जहाँ बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है, बहुत ज्यादा चेंज, वहां पे आप कोई चीज प्लान नहीं कर सकते। इसे कहा जाता है कि भाई स्ट्रैटेजीज नेवर वर्क इन द केस ऑफ क्राइसिस। जब क्राइसिस आते हैं तो फिर वहां पे आप स्ट्रैटेजी को इतना अच्छा फॉलो नहीं कर पाते, वो फिर आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करनी होती है जो उस वक्त के लिए जरूरी होती है। अब कंपनीज ने बनाई 2020 के लिए क्या क्या प्लान किया होगा, लेकिन कोविड आ गया तो अचानक से उन्हें अपनी चीज़ों को बदलना पड़ा, चेंज करना पड़ा, और ओवरऑल लेवल पे एक बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज वाली बात यहाँ पर जो है वो मौजूद है। फिर उसके बाद कैन बिकम ब्यूरोक्रेटिक, लेस रेलिवेंट इन द केस ऑफ क्राइसिस, जैसे कि हमने अभी बात की। सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट व्हेन देयर आर लॉन्ग लीड टाइम्स। लॉन्ग लीड टाइम आपको जब लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी हो, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत जरूरी है। बिजनेस नीड्स टू बी टर्न्ड अराउंड, वक्त के साथ साथ आपको बदलती नीड्स नजर आ रही हैं। देयर इज हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड मेनी स्टेक होल्डर्स आर अफेक्टेड, और आपके शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स जो है उससे अफेक्ट हो रहे हैं। सर स्टेक होल्डर्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा बता दें। Stakeholders is anyone affected by the business. Anyone
अफेक्टेड बाय द बिजनेस। अब इसमें आपके एम्प्लॉइज, आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेज, आपके शेयर होल्डर्स, आपके डेट होल्डर्स, आपके सप्लायर्स, ये सब बहरहाल इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, सो बी इट योर शेयर होल्डर, बी इट योर एम्प्लॉई, बी इट योर कस्टमर, सप्लायर, ठीक है जी, डेट होल्डर, ये सारे बहरहाल सो एंड सो फोर्थ सारे इसके अंदर आ जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस, गवर्नमेंट प्लस सोसाइटी एट लार्ज, ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। इन शेयर होल्डर्स के हवाले से आपको सोचना है और इन सारी चीजों को लेकर आना है। अब जैसे बहुत सारी कंपनीज ने CSR एक्टिविटीज में ये किया कि जो कार्बन एमिशन और समुद्रों में जो चीज ये फैला रहे थे, डाल रहे थे, उसके लिए उन्होंने मेजर्स देना शुरू किए कि भाई इस तरह अगर हम करते रहे तो ये जो वाइल्ड लाइफ है, जो मरीन लाइफ है, ये तो आगे किसी के काम आनी ही नहीं। हम जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, एक्वा जो है, उसको तो हम पूरा तबाह कर देंगे दुनिया में। सो बहरहाल इसके लिए उन्होंने जो है वो मेजर्स दिए और उसको बदलने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की। ठीक है जी, तो ये हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक और केस स्टडी हमारे पास आएगी, डिस्कशन। हाउ इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लाइकली टू बी द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस? द हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर, डॉक्टर वगैरह ले सकते हैं आप। कंसिडरिंग द स्प्रेड ऑफ ऑनलाइन मेडिकल सर्विसेज स्प्रेडिंग, स्मॉल बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, कंसिडरिंग द स्प्रेड ऑफ टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट। टोकनाइजेशन ऑफ रियल एस्टेट क्या होती है? रीट का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे आप म्यूचुअल फंड में यूनिट्स बाय करते हैं ना, इसी तरीके से रियल एस्टेट की टोकनाइजेशन का कॉन्सेप्ट दुनिया में आ रहा है। वो क्या आ रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी बनाई और कंपनी बना के एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब वो वेबसाइट पे मैंने फ्लैश की कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, अगर आप चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी के मैंने 1,00,000 यूनिट्स बना दिए, आप 10 यूनिट भी लेना चाहें तो दे सकते हैं, आप 1000 यूनिट भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। 1,00,000 यूनिट्स अगर मैंने बना दी और उसने 1000 यूनिट्स परचेस कर लिए तो 1% प्रॉपर्टी का मालिक है। जिस दिन भी ये प्रॉपर्टी बिकेगी, सेल होगी, तो 1% इसको जो है वो मिल जाएगा। और दुनिया में लोग इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज के थ्रू बेसिकली इन रियल स्टेट्स की टोकनाइजेशन के लिए पेमेंट कर रहे हैं, उनको पे कर रहे हैं। हत्ता कि यूएस में तो स्कूल के अंदर बच्चों को बिटकॉइन पढ़ाया भी जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी है क्या। इतना ज्यादा वो अपने इसके अंदर जो है उसको बिल्ड कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, एक डॉक्टर के लिए या एक इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर के लिए, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन वाले काम में जो लोग होते हैं, इनके लिए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कितनी जरूरी है? क्या इन्हें आज के जमाने में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए? क्या कोई ऐसा एनवायरमेंटल चेंज तुम्हें नजर आ रहा है जिसकी वजह से इनको प्लान करना चाहिए? ठीक है भाई, गिविंग यू 2 मिनट्स, जल्दी से सोचो इसके बारे में, गिविंग यू 2 मिनट्स। आए सो अब इसको डिस्कस करते हैं। एक मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर के लिए बदलते वक्त के साथ साथ क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी उनके लिए जरूरी है? इनके लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बिल्कुल जरूरी है। जैसे जैसे मेडिसिन की फील्ड में मार्केटिंग का रोल आ रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर कम्युनिटीज बन रही हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, जहाँ पे लोग अच्छे डॉक्टर्स के बारे में रिव्यू देते हैं, बताते हैं। एंड एट द सेम टाइम ऑनलाइन कंसल्टेशन आ रही है। अब ऑनलाइन जूम बेस्ड डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं और बताते हैं कि अब आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। खुद मेरे अपने एक दोस्त ने कुछ पैसे दे के ऑनलाइन अपना एक डाइट प्लान बनवाया, जिसकी वजह से ही वाज एबल टू लूज अबाउट 15 to 16 kgs। उसने ऑनलाइन प्लान बनवाया एक्सरसाइज का, डाइट का, और थोड़े से पैसे दे के। बहरहाल मतलब वो डॉक्टर, शी वाजंट रिलेटिंग टू पाकिस्तान, वो बाहर की कोई डॉक्टर थी, और उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसको गाइड किया। गाइड करने के बाद उसने ऑनलाइन पेमेंट की और उसके बाद जो है वो ये मुकम्मल हो गया। मतलब ना दूसरे मुल्क जाना पड़ा, ना दिखाना पड़ा, इट वाज कम्प्लीटली ऑनलाइन। ठीक है, उन्होंने कुछ चीज़ें पूछी, कुछ फैक्टर्स पूछे, बताए, डिस्कस किया, कंसल्ट किया, ये सारी चीज़ें जो है वो हो गई। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी इक्विपमेंट आ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक उसकी मदद से और इन सारी चीज़ों की मदद से लोगों का इलाज जो है वो कर सकते हैं। तो जहाँ इन इक्विपमेंट्स की वजह से जहाँ 8 डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता वो रिक्वायरमेंट 4 डॉक्टर्स पर आ गई है, 5 डॉक्टर्स पर आ गई है। सो दैट इज बेसिकली अ 40% रिडक्शन इन देयर हेड काउंट। तो डॉक्टर्स जिस हिसाब से बन रहे हैं, अपने आप को इस चीज के ऊपर भारत जो है वो तैयार करना होगा। फरीना शाहीन कहती है, सर फॉर मेडिकल सर्विसेज शिफ्ट टू ऑनलाइन कंसल्टेशन हैज बिकम एसेंशियल फॉर देयर सस्टेनेबल फ्यूचर ग्रोथ। एक्सीलेंट ड्राफ्टिंग। इनके अपनी सस्टेनेबल फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो ऑनलाइन कंसल्टेशन है, दिस इज स्प्रेडिंग, ये बहुत ज्यादा स्प्रेड कर रही है।
ठीक है ना। अब अगर अपॉइंटमेंट्स भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बुक होते हैं, लोग वहां पे बुकिंग करवाते हैं और फिर उसके बाद डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो एक फूड पांडा टाइप प्लेटफॉर्म्स इस तरह के मौजूद हैं जो आपको ऑनलाइन डॉक्टर से जो है वो कनेक्ट करवाते हैं और आपकी कंसल्टेशन होती है। इनफैक्ट दवाई.pk इज डूइंग दैट। आप दवाई.pk की ऐप डाउनलोड करके जाकर उसको देखें तो वो ऑनलाइन डॉक्टर्स के साथ आपकी कंसल्टेशन भी इसी तरीके से करवा रही है। ठीक है। और अगर कॉन्ट्रैक्टर की हम बात करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्टर को फाइनेंस की, लॉ की और इन सारी चीज़ों की समझ जरूर है, क्योंकि टोकनाइजेशन वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। अब इसके अंदर से बजरी सीमेंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। इस टोकनाइजेशन के लिए आपके पास लॉ की नॉलेज, फाइनेंस की नॉलेज, इलेक्ट्रॉनिक करेंसीज की नॉलेज, ये सब होना जरूरी है। ये चीजें होंगी तो आप वक्त के साथ इसको जो है वो अपने लिए सस्टेनेबल बना सकेंगे। वरना एक वक्त आएगा कि जब ये ऑनलाइन प्रॉपर्टीज खरीदने का फैशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, उस वक्त यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड, क्योंकि आपकी आदत होगी एक जमीन खरीदने के बाद लोगों को बताने की ये मेरे पास फाइल है, मुझसे ले लो, इतना पोर्शन तुम्हारा, इतना पोर्शन तुम्हारा। आप ऑनलाइन पे शिफ्ट कर जाएंगे, काम बहुत तेज होगा, लाखों लोग आपकी वेबसाइट पे आ सकते हैं, प्रॉपर्टी को इवेल्युएट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं, देख सकते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज के कंपेरिजन में कि क्या सीन है। ठीक है। अच्छा जी, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी से मुराद, सर स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ लेवल्स पे बनती है। हर वक्त एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर बात नहीं की जा सकती। एक स्ट्रैटेजी बनती है विच इज ऑन द कॉर्पोरेट लेवल। ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल पे आप सबसे बड़ा जो आपका सवाल है उसकी आप बात करते हैं, व्हाट बिजनेस शुड वी बी इन। आपने अपनी जिंदगी में ये वाली जो स्ट्रैटेजी थी वो क्या चुनी थी, व्हाट फील्ड शुड आई स्टडी, शुड आई गो फॉर मेडिसिन, फार्मा, should I go for engineering, should I go for finance, should I go for arts and crafts, should I go for let's say something like music या media वगैरह, something like जो है वो फैशन डिजाइनिंग, इस तरह की कोई चीज करनी चाहिए, something like freelancing जो किसी भी चीज के हवाले से हो सकती है, कंटेंट राइटिंग, और जो है वो डिजिटल कंसल्टेशन या मोटिवेशन स्पीकर, किस तरह का बिजनेस मुझे करना है, कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मैं इंटर होना चाहता हूँ। बिजनेसेस भी इसके बारे में बात करते हैं। यूनिलीवर ने 2012 में अपना ऑयल का बिजनेस बेच दिया, खत्म कर दिया, डालडा को डिस्पोज ऑफ कर दिया, दुनिया भर में ऑयल का बिजनेस उन्होंने बेच दिया। क्यों? 2012 में जो डीमर्ज हुआ वो ऑयल हुआ। सवाल क्यों किया? फिर उसके बाद 2018 के अंदर या आई गेस 2017 के अंदर 18 के अंदर इन्होंने अपना मार्जरीन का बिजनेस, ब्लू ब्रांड मार्जरीन जो आता था, मार्जरीन का बिजनेस खत्म कर दिया। क्यों किया? फिर उसके बाद 2021 में, यहाँ तक कहानी रुकी नहीं, 2021 में उन्होंने अपना टी का बिजनेस खत्म कर दिया। हम भी क्यों? इन बिजनेसेस से वो क्यों बाहर आ गए? किसी जमाने में उन्होंने समझा था कि बिजनेस करना बेहतर है, आज वो उस बिजनेस से बाहर आ चुके। तो इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी, कोई एनालिसिस होगा, कोई वर्किंग होगी। ये जो वर्किंग होती है ये कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के लेवल पे होती है। ये सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के लेवल पे होती है कि सर हमें किस बिजनेस के अंदर जाना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, और इस बिजनेस के डिसीजन को लेने के लिए आप अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं, अपने रिसोर्सेज को इवैल्यूएट करते हैं, अपनी कंपनी को, अपने लोगों को, अपने माइंडसेट को, अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी कॉम्पिटेंसीज को आप इवैल्यूएट करते हैं। आज अगर पाकिस्तान के अंदर कोई 10 साल पहले ये बात करता कि भाई हम जो है वो 10 साल पहले जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई टेक बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस खोलने जा रहे हैं, तो लोग हंसते थे, पता नहीं कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे 10-15 साल पहले। लेकिन आज जो सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान के अंदर अर्न कर रहे हैं, चीजें आपके सामने। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बिजनेस। भाई आपने ये डिसाइड कर लिया क्या करना है, क्या चीज करनी कर लिया, अब उसको कैसे करना है, हाउ शुड बी कॉम्पीट इन ईच सिलेक्टेड बिजनेस। ठीक है। ये आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को पूरा होने में मदद देती है। हमें सस्ता बेचना चाहिए जिसका नाम है कॉस्ट डिफरेंशिएशन, या कह लो कि कॉस्ट लीडरशिप। हम कॉस्ट कटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, हम किसी नीश को टारगेट करना चाहते हैं। गाड़ियों का बिजनेस पार्क सुजुकी ने भी किया, गाड़ियों का बिजनेस होंडा कार ने भी किया, गाड़ियों का बिजनेस करोला ने भी किया। पार्क सुजुकी की गाड़ी है, उसका मोटिव है कि जिंदगी में पहली बार कोई गाड़ी खरीदे तो हमारी खरीदे। और इंडस मोटर्स टैक्सी में भी अपनी गाड़ी चला देते हैं। होंडा हमेशा अपनी कंफर्ट और अपनी ड्राइव के लिए लोगों को जो है वो अपनी प्राइसिंग की मत के ऊपर चीजें जो है वो कम्युनिकेट करता है। तीनों का अलग अलग तरीका है कॉम्पिटिशन का, एक बिल्कुल अलग तरीके से काम कर रहा है, दूसरा बिल्कुल डिफरेंट, तीसरा बिल्कुल डिफरेंट। तो यहाँ पे बात आती है हाउ शुड बी कॉम्पीट। ये बिजनेस डिसीजन होते हैं कि आपको अपने बिजनेस को चलाना कैसे है, आपको अपने बिजनेस को चलाना कैसे, हाउ शुड यू रन दैट बिजनेस, कॉम्पीट किस तरीके से करना है। और फिर हर फंक्शन के लिए, फॉर ईच बिजनेस फंक्शन, हाउ कैन दैट फंक्शन कंट्रीब्यूट टू द
कंपेरेटिव एडवांटेज, यानी फाइनेंस, फाइनेंस के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, सप्लाई चेन से आप क्या चाहते हैं, ठीक है, सेल्स के क्या टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए मार्केटिंग किस तरीके से काम करेगा, ये हर डिपार्टमेंट का एक फंक्शनल प्लान बनता है, ये हर डिपार्टमेंट का एक फंक्शनल प्लान बनता है। इस फंक्शनल प्लान के तहत ये सारे काम होते हैं। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, रैकेट बेनकीजर है, रैकेट बेनकीजर ने कहा यार हम होम केयर के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, लेट्स से उन्होंने होम केयर के प्रोडक्ट्स बनाने की बात की है, और फिर जो है वो उसके बाद उन्होंने उसका बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो कॉम्पीट कैसे करना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ये प्राइसिंग रखेंगे, इस तरीके से काम करेंगे। फिर उन्होंने प्लान्स दिए, उन्होंने कहा जी ये जो हमारा सप्लाई चेन है ना, इनका टारगेट है कि ये कॉस्ट को यहाँ तक लेकर आ जाए, इतनी कॉस्ट होनी चाहिए। सेल्स वालों का टारगेट है कि इतने यूनिट बेचने हैं, इसके ऊपर इतना मार्जिन कमाना है। फाइनेंस वालों का टारगेट है कि भाई ट्रेजरी से इतनी इतनी सेविंग्स लेके आनी है, इतना इतना अमाउंट बैंक में इन्वेस्ट करके इतना रिटर्न लेके आना है, ठीक है। एट द सेम टाइम जहां पर हमारे जो परचेजेस वगैरह में इनएफिशिएंसीज हैं, रेट्स वगैरह हैं, वहां पे हमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की हेल्प लेनी है, मनी मार्केट हेज की हेल्प लेनी है, हमें जो है वो बेहतर रिसोर्सेज को गेज करना है। फाइनेंस के टारगेट्स हो गए, सेल्स के हो गए, मार्केटिंग के हो गए, सप्लाई चेन के हो गए, इनके मुख्तलिफ टारगेट्स इनको दिए जाते हैं और प्रैक्टिकली कंपनीज में दिए जाते हैं। आज अल्लाह का शुक्र है मैं एक छोटा सा सेटअप अपना रन कर रहा हूँ, मेरा एक पार्टनर है मेरे साथ, तो हम भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्योंकि फिलहाल तो सारी चीजें हम तकरीबन 7-8 लोगों की टीम है मिलके ही करते हैं। हर किसी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, भाई इतनी तारीख तक ये करना है, इतनी डेट्स तक ये करना है, ये वाली चीज यहाँ पे अचीव करनी है। सबसे पहला डिसीजन हमने लिया कौन सा बिजनेस करना है, एंटर हो गया उसमें। अब क्या स्ट्रैटेजी होगी, बिजनेस को लेके चलना कैसे, कॉम्पीट कैसे करना है दूसरे प्लेयर्स के साथ, मार्केट में जगह कैसे बनानी है, और फिर उस जगह बनाने के लिए हर डिपार्टमेंट का अपना एक फंक्शन क्या होगा, फंक्शनल फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स दिए। भाई हमने एक मीडिया एजेंसी हायर की, उसको यही ऑब्जेक्टिव्स दिए, एक लीगल एडवाइजर हायर किया, उनको लॉ के यही ऑब्जेक्टिव्स दिए, टैक्सेशन का काम हमने किसी से करवाया, वो किसी से करवाया, इस तरह से करके 10-12 लोगों की एक टीम जो है वो एक चीज पे काम कर रही है। तो हर बिजनेस के अंदर इसी तरीके से होता है। ये टेक्निकल लेवल पे जो ये प्लान्स होते हैं, ये बेसिकली फंक्शनल प्लान्स होते हैं, बिजनेस प्लान्स और फिर कॉर्पोरेट के बेसिकली प्लान्स। तो बिल्कुल सादा सादा आसान आसान याद रखो, कॉर्पोरेट में पहला जवाब होता है करना क्या है, सिंपल। कोई तुमसे पूछे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या है, सवाल है करना क्या है। बिजनेस, फिर दूसरा सवाल कैसे करना है, अब जो करना है वो किस तरह करना चाहते हो। दो सवाल हो गए, पहला सवाल करना है क्या है, बिजनेस डिसाइड कर लिया, कैसे करना है, कंपटीशन किस तरह से होगा, मार्केट में जगह कैसे बनाएंगे, उसकी बात की। फिर थर्ड लेवल पे अब आपकी टीम मिलके किस तरीके से काम करेगी, आपकी टीम के इस चीज के हवाले से जो वो टारगेट्स क्या है, आपकी टीम के टारगेट्स आपने दिए, उनको काम करने का तरीका बताया, भाई ये प्रोडक्शन होनी चाहिए, इतनी कॉस्ट आए, इतनी कॉस्ट का टारगेट होना चाहिए, इतना जीपी हमें कम से कम मेंटेन करना है, हमारा प्रोडक्ट इतने रुपए में बन जाना चाहिए। ये सब चीजें चाइनीज करते थे तभी वो जस्ट इन टाइम, जापानीज करते थे तभी वो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट लेके आए, वो ईओक्यू का कॉन्सेप्ट लेके आए, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीजें लेके आए। तो जो कॉस्टिंग वगैरह के अंदर आप पढ़ते हैं ये फंक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं। इसी तरीके से जो आप बिजनेस फाइनेंस के अंदर पढ़ते हैं ये फंक्शनल स्ट्रैटेजीज हैं। सेल्स मार्केटिंग के लिए लोग यूनिवर्सिटीज में एमबीए वगैरह करते हैं, वो यही चीजें समझते हैं कि भाई वैल्यू कैसे क्रिएट होगी, टारगेट्स क्या होने चाहिए, बिजनेस को कॉम्पीट कैसे करना है, फ्यूचरिस्टिक व्यू क्या है, हमें क्या चीज के अंदर एंटर होना नहीं होना, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एप्पल ने डिसाइड किया हमें इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर काम करना है, कॉम्पीट कैसे करेंगे, यूजर का एक्सपीरियंस बेहतरीन कर देंगे, दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप लेके आ जाएंगे, दुनिया का सबसे ज्यादा बेहतरीन दिखने वाला खूबसूरत फोन लेके आ जाएंगे। फिर हर कंपनी को, जो डिपार्टमेंट्स को टारगेट दिए, जो रिसर्च डिपार्टमेंट था, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, उनको बोला इतनी जबरदस्त स्क्रीन लेके आओ और इतना स्लिम फोन लेके आओ। बाकायदा वो वाकया भी मशहूर है कि वो डिवाइस लेके आए और स्टीव जॉब ने उसे पानी में डाल दिया, उसके अंदर से एक बुलबुला यानी बबल आ रहा था, तो बबल को देख के उसने कहा कि भाई देखो अभी भी इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस बाकी है, ये स्पेस अगर फेल हो जाए तो ये बबल नहीं आएगा। तो बहरहाल क्या डिपार्टमेंट को एक ऑब्जेक्टिव दिया ना कि भाई आपने ये वाली चीज जो है वो करनी है, आपने इतना जबरदस्त ऐसा फोन तैयार करना है। ये जो फंक्शनल स्ट्रैटेजी होती है ये सीईओ प्राइमरीली ड्राइव करता है हर डिपार्टमेंट को, ठीक है। ये जो बिजनेस करने वाली बात है ये बीओडी प्लस सीईओ मिलके करते हैं, और ये जो कॉर्पोरेट वाली बात है ये प्राइमरीली बीओडी करता है। कौन सा बिजनेस करना है ये कंपनी का सीईओ नहीं बताता, सीईओ बाद में हायर होता है, सीईओ की बाद में हायरिंग की जाती है। मोहम्मद अली तब्बा साहब ने जब ये सोचा कि मुझे किया लकी मोटर्स की तरफ जाना है तो उन्हें किसी सीईओ ने आके नहीं बताया कि आप ये बिजनेस करें, उन्होंने बोला करना है, कैसे करना है, एसयूवी लानी है पाकिस्तान में, एसयूवीज लानी है, लोगों को अट्रैक्ट करना है इस तरह की गाड़ियों की तरफ। और फिर हर डिपार्टमेंट के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं,
भाई इतनी मार्केटिंग होनी चाहिए, इतनी गाड़ियां बिकेंगी, हम गाड़ी इतने में बना लेंगे, इतने में हम सेल करेंगे, ये वाला हम डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे, मार्केटिंग के ये टारगेट्स होंगे, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। सो इस तरीके से हमारी कॉर्पोरेट बिजनेस और फंक्शनल स्ट्रैटेजी यहाँ पे जो है वो मुकम्मल होती है। इसके कुछ चंद एक पॉइंट्स यहाँ पे हमने इस तरह से लिखे हुए। पर्पस ऑफ द एंटिटी, कंपनी का मकसद क्या है, कंपनी करना क्या चाहती है। ज़ाहिर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका अलग मकसद है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अलग मकसद है, ठीक है। इसी तरीके से इसका स्कोप क्या है, हम जो एक्टिविटीज करना चाह रहे हैं किस एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, किस हद तक करेंगे, क्या स्कोप आता है। मैचिंग द चोजन बिजनेस एक्टिविटीज टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जिस काम में जा रहे हैं उसमें फायदा होगा भी नहीं होगा, उसकी डिमांड मौजूद है, लोग चाहते हैं। फिर उसके बाद पर्पस इन एक्टिविटीज को मैच करना आपस में, और मैचिंग द पर्पस एंड एक्टिविटीज टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, यानी आपके तमाम स्टेक होल्डर्स को उससे बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, यहाँ पे अजान हो रही है, अजान सुन लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स रिज्यूम, हम अजान के लिए रुके हुए थे। सो बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि जो मेन लेवल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी होती है उसके अंदर पर्पस क्या है, कहाँ पहुँचना है, क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, किस एनवायरनमेंट में है, इस एनवायरनमेंट में इस चीज़ की डिमांड मौजूद है, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। बिजनेस स्ट्रैटेजी, अगेन सवाल ये किस तरीके से करना है, हाउ टू डू इट, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। पॉर्टर 2 स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करता है, कॉस्ट लीडरशिप, सस्ता बेचो, एक डिफरेंशिएशन महंगा बेचो लेकिन कम लोगों को। ये 2 प्राइमरी स्ट्रैटेजीज हैं, और भी स्ट्रैटेजीज हम इंशाल्लाह ताला आगे पढ़ेंगे, लेकिन बिजनेस करने के ये प्राइमरली 2 बड़े मेथड्स हैं। अब इस पे के ऊपर एक एग्जांपल भी है। इन द यूके देयर इज अ लार्ज कंज्यूमर मार्केट फॉर पोटैटो चिप्स, पोटैटो चिप्स वहाँ पे बहुत ज्यादा शौक से खाए जाते हैं। वन कंपनी, ये जो बात की है ना मैंने यहाँ पे, दिस इज एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट बताता है कि धंधा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एनवायरनमेंट बेसिकली टेल्स अस। अब पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो पहले चलते थे लेकिन अब उस तरीके से नहीं चलते, जैसे कि रिटेल शॉप्स, कपड़ों की रिटेल शॉप्स। अब वो एनवायरनमेंट नहीं रहा कि लोग बहुत ज्यादा रिटेल शॉप्स पर जाएं, वो वेट करते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स के डिस्काउंट का, जब डिस्काउंट लगता है तो वहां चले जाते हैं। रिटेल शॉप्स खासी कम हो चुकी हैं पाकिस्तान में, जैसे पहले हुआ करती थी वैसी बात नहीं है। One company has succeeded by producing a popular and well advertised product. Popular and well advertised product that makes it a low cost and sells at a low price. It has a dominant share of the total market for potato chips. इन्होंने लो कॉस्ट रखा, लो प्राइस रखा, ये गए कॉस्ट डिफरेंशिएशन के नाम पे, कॉस्ट लीडरशिप के नाम पे, ये कॉस्ट लीडरशिप की तरफ गए, ठीक है। लेकिन इन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से अपने आप को वेल एडवर्टाइज किया, वेल पोजीशन किया, इन्होंने मार्केट में अपनी पोजीशन बहुत अच्छी बताई, वेल पोजीशन, ठीक है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी की मार्केट में, दूसरी इस तरह के मार्केट्स में आप देखेंगे कुछ लोग अपने ब्रांड्स को बड़ा अच्छा पोजीशन करते हैं, बड़ी अच्छी एडवर्टाइजमेंट सी आती है, बड़ा अच्छा जो है वो अपने आप को वो पोर्ट्रे करते हैं। अब जैसे वो कुछ टाइम पहले रमजान में ऐड आया था ना, वो बच्चा अपने कुर्ते के दामन में समोसे ले लो, समोसे ले लो करके, एक बंदे का जो मतलब उसका जो कियोस्क होता है, हॉकर होता है, उसके ऊपर से समोसे गिर जाते हैं तो वो बेचना शुरू कर देता है। दैट एड बेसिकली एवरीवन लव्ड इट, हर किसी को वो अच्छा लगा। और ऑलपर्स जिस तरीके के रमजान में एड्स लेके आता था, वो नमाज का उसके अंदर सीन दिखा रहे हैं, मस्जिद दिखा रहे हैं, फैमिली साथ मिलकर इफ्तार कर रही है, इट वॉज रियली गुड। तो लोग बाकायदा जब जाते हैं उस तरह के प्रोडक्ट्स के सामने तो उन्हें वो ऐड याद आता है, और वो उस पोजीशन की वजह से फिर अगर क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो वो छोड़ देंगे, मुझे पता है, लेकिन पहली दफा एटलीस्ट वो परचेस कर लेते हैं। फिर जब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो उसको छोड़ देते हैं। तो चंद एक ब्रांड्स होते हैं वो बड़ा अच्छे तरीके से अपने आप को मार्केट करते हैं, इन्होंने भी किया, लेकिन इनकी जो स्ट्रैटेजी थी वो थी लो कॉस्ट और लो प्राइस, यानी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी थी। अगर मैं यहाँ पे एनालाइज करूं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी थी इनकी पोटैटो चिप्स के काम में, ठीक है। फिर उसके बाद इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी अच्छा मार्केट करेंगे और लो कॉस्ट रखेंगे, लो सेलिंग प्राइस रखेंगे, ठीक है। Other products of potato crisps have succeeded by offering a differentiated product, hand-cooked crisps with no artificial ingredients that are sold in larger packets and at a higher price. अब वही जो आवाम आ रही है उनको ये अच्छे प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं, वो महंगे प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, they are sold in larger packets and at a higher price. Some consumers are happy to pay the higher price to get what they consider to be a distinctive and better quality product. तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई पहले कंपनी को सक्सेसफुल बनाते हैं,
सस्ता बेच देंगे, कोई मसला नहीं है, सक्सेसफुल कंपनी बन जाएगी। फिर उसके बाद बात करेंगे कि भाई अब आपको महंगा प्रोडक्ट चाहिए तो कोई मसला नहीं, आप महंगा प्रोडक्ट लेने आ जाए। जैसे मैकडॉनल्ड्स करता है, KFC करता है, सबसे सस्ती वाली डील लगाते हैं, लेकिन उस डील में कुछ खास होता नहीं है। जब आप एक दफ़ा उनके रेस्टोरेंट में उस डील के नाम पे एंटर हो जाते हैं, फिर वो आपको अच्छे बर्गर्स और अपसाइज करवा लें, और फ्राइज अपसाइज करा लें, ड्रिंक अपसाइज करा लें, इस तरह के मंजन सुनाते हैं और आपसे कहते हैं कि यार अब आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेज जो है वो वायरल करें। तो इन्होंने भी यही स्ट्रैटेजी की, ये लोगों को लेकर आए, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया। फिर उसको बिजनेस करने के तरीके, इन तरीकों से हमें समझ आता है। तो आप अगर देखें तो फॉर एग्जांपल इस तरह के तरीके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके प्रोडक्ट्स जो है उस तरीके से ग्रो करते हैं। बिजनेस करना कैसे, ये कोई थियरी नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, इट्स एन आर्ट बेसिकली। साइंस और आर्ट में फ़र्क होता है। साइंस इज कैलकुलेटिव, आर्ट इज नॉट कैलकुलेटिव, इट्स इमेजिनेबल, इट्स क्रिएटिव। बिजनेस करने के लिए आपका थोड़ा सा आर्टिस्टिक माइंड होना चाहिए, लोगों की नीड्स को समझना, उनके बिहेवियर को समझना, उनके लिए वो चीज़ लाना जो उन्हें पसंद है, फिर उनसे पैसे निकलवाना, उनके मसाइल को हल करना, उन्हें कन्विंस करना, ये बारह बिजनेस करना इस चीज़ का नाम है। एक अच्छा प्रोडक्ट, उसमें वैल्यू, फिर लोगों तक उसको पहुंचाना। और इसके साथ साथ जो फंक्शनल स्ट्रैटेजी है, फंक्शनल स्ट्रैटेजी इज व्हाट टू डू एंड इन व्हाट डिपार्टमेंट्स बेसिकली, सच एज मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, सेलिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, अकाउंटिंग, IT, सो ऑन सो फॉर। ठीक है। और इलस्ट्रेशन हमारे सामने इसकी एक मौजूद है, हम एग्जांपल्स और केस स्टडीज इंशाल्लाह बहुत सारी करेंगे, तो इलस्ट्रेशन देखते हैं। लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, गैप की एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है, जो बहुत ही अच्छा एक क्लोथिंग रिटेलर है। गैप इज एन इंटरनेशनल क्लोथिंग रिटेलर लाइक ज़ारा और इस तरह के जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कुड बी, पहला कॉर्पोरेट स्टेप, शुड अनदर रेंज ऑफ शॉप्स शुड बी एस्टैब्लिश्ड एज गैप विद did with Banana Republic, a more up market chain? Should the company raise more share capital? ये वो बोर्ड लेवल डिसीजंस है भाई। नई कंट्री में जगह लेनी है, नई कंट्री में अपने आउटलेट स्टोर्स खोलने हैं, दूसरे ममालिक में जाना है, नया शेयर कैपिटल रेज करना है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, नई मशीनरी खरीदनी है, नई फैक्ट्री लगानी है, ये चीज़ है। हाउ विल द कंपनी बीट राइवल्स इन गेट मार्केट शेयर इन ऑस्ट्रेलिया? अब भाई हम ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो गए, हमने डिसीजन ले लिया, ऑस्ट्रेलिया का एनवायरमेंट है, डिमांड है, सब कुछ है, हम ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो गए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस ऑस्ट्रेलिया में हम कॉम्पीट कर पाएंगे, अपने राइवल्स को बीट कर पाएंगे? वो एक फैक्टर है। हाउ विल सूटेबल प्रीमिसेस बी फाउंड एंड फिटेड आउट फॉर द न्यू रेंज ऑफ शॉप्स? अब हम शॉप्स के लिए कैसे प्रीमिसेस लेंगे, रेंट कितना होगा, कितनी बड़ी जगह होगी, पैसे कितने देंगे, एडवांस कितना देंगे, कितना डिपॉजिट देंगे, ये सारे डिपार्टमेंट लेवल डिसीजंस हैं जो फंक्शनल उसमें आते हैं। ठीक है, एक डिस्कशन है, फिर इंशाल्लाह ताला डिस्कशन के बाद बात को जो मुकम्मल करेंगे। एक डिस्कशन पॉइंट यहाँ पे रेलेवेंट पाकिस्तानी एग्जांपल है और एक इंग्लिश एग्जांपल है। A full service airline is making the following decisions. Should a no frills low fare subsidiary be set up? क्या हम एक छोटी कंपनी बनाएं? हमारी अपनी एयरलाइन जो वो बहुत महंगी है, मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल कतर एयरवेज अगर लोगों को महंगा लगता है, या एमिरेट्स अगर महंगा लगता है, तो वो अपनी एक सब्सिडरी बनाते हैं, और वो सब्सिडरी लो कॉस्ट फ्लाइट्स जो है वो प्रोवाइड करती है डोमेस्टिक लेवल पे, या अलग अलग कंट्रीज में डोमेस्टिक फ्लाइट्स लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करती है। तो ये एक सवाल है, ये बारह हो जाएगा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। ये हमारी यहाँ पे बन जाएगी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। At the same time, if it is set up, how should cabin staff be recruited? ये बिल्कुल एंड लेवल फंक्शनल डिसीजन है कि भाई स्टाफ को किस तरीके से रिक्रूट करना है, बिजनेस करना है, कॉर्पोरेट करना है, ये बारे में हमारी फर्स्ट उसके अंदर आएगा कि हम ये सब्सिडरी को सेटअप करें ना करें, और फिर उसके बाद ये फंक्शनल, आर दीज लाइकली टू बी कॉर्पोरेट, बिजनेस और ऑपरेशनल डिसीजंस। दूसरा, पैनाडोल इज मार्केट बाय GSK, इसको ओन GSK करता है, लाइसेंस GSK के पास है पैनाडोल का, लेकिन बनाता, टोल मैन्युफैक्चर करवाते हैं ये फार्माटेक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड से। मैं फार्माटेक होकर आया हूं तो मुझे पता है कि टोल मैन्युफैक्चरिंग पैनाडोल की फार्माटेक करता है GSK के लिए। मुझे बताओ GSK ये क्यों करता है? जी भाई एवरीवन, GSK ये क्यों करता है? जब एक चीज वो खुद ओन करता है, एक दवाई उसके पास है, तो फिर वो फार्माटेक से क्यों बनवाता है उस दवाई को? इस पे तो भाई कंट्रीब्यूशन बनता है यार, तुम लोगों का जवाब चाहिए मुझे इसके ऊपर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने जा रहे हो, देखते हो ऑडिट्स पे कंपनीज को, देखते हो कि वो टोल मैन्युफैक्चर करवाती हैं दूसरों से, क्यों करवाती हैं? रिजवान कहता है, रिजवान सिद्दीकी कहते हैं सर लो प्रॉफिट। एक्सीलेंट वलीद, बिल्कुल सही रिजवान, बिल्कुल सही, सही तुम लोगों ने पकड़ लिया। भाई देखो पैनाडोल एक ऐसी चीज है जो आम से बुखार के लिए इस्तेमाल होती है, तो लाजमी सी बात है कि इसका लो कॉस्ट होना जरूरी है और इसका लो सेलिंग प्राइस होना जरूरी है। लेकिन GSK के स्टैंडर्ड्स अगर आप देखें, GSK अगर अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको बनाने लग गया तो ये इंतहाई एक्सपेंसिव प्रोड्यूस होगा।
जबकि फार्माटेक के पास इतना बड़ा सेटअप नहीं है. द सेटअप इज मिड साइज एंड द कंट्रोल्स आर आल्सो मिड साइज सेटअप है, मिड साइज कंट्रोल्स हैं. तो ये बेसिकली एक लो कॉस्ट प्रोडक्शन करके दे सकता है. ये लो कॉस्ट प्रोडक्शन करके दे सकता है. छोटा सेटअप है तो फिक्स कॉस्ट भी छोटी है, लेबर भी सस्ती मिल जाती है, एक कंपेरेटिव एडवांटेज मिल जाता है कि ये सस्ती मिल रही है. तो फिर ये दवाई लोगों को सस्ती अवेलेबल होती है. दुबई वगैरह में बहुत महंगी है पैनाडोल जो वहां पर जाती है, लेकिन पाकिस्तान में सस्ती है. तो जीएसके ने बड़ा एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया यहाँ पे. पहले तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई दवाई बनानी है, नहीं बोला पैनाडोल बनानी है. लोग यहाँ पे शौक में पैनाडोल खा लेते हैं. कमर में दर्द हो रहा है पैनाडोल खा लो, पाँव में दर्द हो रहा है पैनाडोल खा लो, तबीयत अजीब हो रही है पैनाडोल खा लो, मुंह में दर्द हो रहा है पैनाडोल खा लो. हर चीज के लिए लोग पैनाडोल इस्तेमाल करते हैं. बीवी तकलीफ दे रही है पैनाडोल खा लो, घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पैनाडोल खा लो, बॉस ने डांट दिया पैनाडोल खा लो, बस टाइम पे नहीं आई डिप्रेशन हो रहा है पैनाडोल खा लो. हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग इस तरीके से पैनाडोल खाते हैं. तो सवाल ये पैदा होता है कि जीएसके ने ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया कि पैनाडोल बनानी है, लेकिन फिर खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस की? क्योंकि उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी ये थी कि यार अगर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे तो हमें इसकी कॉस्ट इतनी आएगी कि हम मार्केट में राइवल्स के साथ कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे. तो हम इसको टोल मैन्युफैक्चर करवाते हैं जैसे सेटअप से जिसके पास फिक्स कॉस्ट और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का बर्डन और कॉस्ट जो है रिलेटिवली कम है, और हम वहां पे टोल मैन्युफैक्चर करा के लो कॉस्ट के अंदर इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं. फिर इवेंचुअली लो सेलिंग प्राइस पर जब हम इसको मार्केट में उतारेंगे तो वो ओवरऑल लेवल पे एक अच्छा डिसीजन हमारे लिए होगा और हम इसके वॉल्यूम्स को टारगेट कर सकते हैं. इतना ज्यादा वॉल्यूम हो सकता है जीएसके को पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगानी पड़ जाए, पूरी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगानी पड़ जाए इतने वॉल्यूम को अचीव करने के लिए. तो जीएसके ने कहा कि भाई इतने वॉल्यूम को अचीव करने से बेहतर है हम किसी से टोल मैन्युफैक्चर करवाते हैं, हमें सस्ता पड़ेगा, हम लोगों को उसकी मार्केटिंग करेंगे, मार्केट करके इस प्रोडक्ट को बेचेंगे और एंड प्रॉफिट जो है वो हमारे पास होगा. तो ये प्योर एग्जाम्पल है कि किस तरीके से उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया, फिर उन्होंने एक बिजनेस डिसीजन लिया और फिर उन्होंने एक फंक्शनल डिसीजन लिया कि भाई किस तरीके से इसकी लो कॉस्ट वगैरह प्रोड्यूस हम कर सकते हैं. सर क्या टोल मैन्युफैक्चरिंग से जीएसके के स्टैंडर्ड्स मीट हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो दवाई की क्वालिटी को खराब होती है, उसके अंदर कोई मसला होता है, लेकिन जो फिक्स कॉस्ट का बर्डन और इतने बड़े वॉल्यूम के लिए प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाने का जो पूरा एक बर्डन है वो जीएसके को इन्वेस्ट वगैरह करना पड़ता, टोल मैन्युफैक्चरिंग को उससे सस्ती पड़ रही है तो वो बहरहाल बनवा के दवाई करे. लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स बहरहाल मीट हो रहे हैं. खुदा ना खास्ता कभी पैनाडोल के बारे में हमने ये नहीं सुना कि इसका बैच रिकॉल किया हो या इसके अंदर कोई मसला आया हो, इसके अंदर कोई इशू आया हो. ठीक है भाई, समझ आती है ये बात? यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा ये हैंड आउट भी मुकम्मल हो गया. ये तुम्हारी किताब में इंशाल्लाह ताला एज इट इज़ आ रहा होगा, तो परेशानी की कोई बात नहीं है. मैंने चूंकि लिखना शुरू कर दी है तो ये उसका एक छोटा सा सेगमेंट है. हाँ भाई, किसी का कोई सवाल? एनीवन वांट्स टू डिस्कस एनीथिंग? चलें जी. तो फिर मगरिब की नमाज के लिए भी हमने 6:20 को ऑफ करना था. हैंड आउट हमारा मुकम्मल हो गया है. किसी का कोई सवाल नहीं है तो यहाँ तक रखें आज की क्लास को. इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में नए टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे. अच्छा एक काम करो, जो डिस्कशंस और चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की हैं, जो चीज़ें तुम लोगों ने ड्राफ्ट की हैं, ड्राफ्ट करके ग्रुप पे उनकी पिक्चर जरूर भेज दो. मैं पढ़ के इंशाल्लाह ताला एक दो रिस्पॉन्सेज के ऊपर अपने कमेंट्स दे दूंगा. जो भी ड्राफ्टिंग रजिस्टर में की उसकी पिक्चर ग्रुप पे भेजो. आई नीड एवरीवन जिन लोगों ने भी क्लास ली है, कुछ लिखा है, वो ग्रुप पे पिक्चर्स भेजें और फिर इंशाल्लाह ताला मैं थोड़ा सा फारिग होकर जब वक्त मिलेगा मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा और उसके बारे में बता दूंगा. ठीक है जी. चलें. सो हमारी आज की क्लास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुकम्मल हुई. हम इंशाल्लाह फिर कल इसको कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट. आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें सुनी, थक गए होंगे, बोर हो गए होंगे, लेकिन फिर जो है वो या इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी देगा. अल्लाह हाफ़िज़.